1 जनवरी 98 को गौतम अडानी की भी किडनैपिंग इन लोगों ने की थी, उनसे लिया था रैंसम। एक डेडिकेटेड टीम बनाई गई एक क्रिमिनल गैंग के लिए, स्पेशल टास्क फोर्स। आमने सामने गोली चली थी, इसने सटा के गोली मार दी, आंखों में 5-5 गोलियां मारी। हार्ट किधर है ये उस समय कंफ्यूज कर गए, 5-5 गोलियां वहां मारी। दिखता कैसा था श्री प्रकाश शुक्ला कि आपने सुनील शेट्टी का बस मुंह हटा के वहां पे जी श्री प्रकाश शुक्ला का मुंह लगा दिया था? बहुत दबाव था इसका कि भाई फोटो तो ले आओ कहीं से। अखबार लिखते थे क्या खाक उसका एनकाउंटर करेंगे, अभी तक फोटो इनके पास नहीं है। वो दिमाग लगाता रहा, मरने तक की फोटो एक्चुअली आई कहाँ से। सारे एनकाउंटर सही होते हैं? तमाम अधिकारियों को भी उसने फोन करके धमकाया, मुझे भी फोन किया। कैसा था आपका वो फोन कॉल? उसने कहा कि देखो ये वर्चस्व की लड़ाई है, इस रास्ते में जो भी आएगा वो मारा जाएगा। हमने कहा ठीक है, जब आमने सामने होंगे तो फिर देखा जाएगा कौन मारा जाता है। हम लोग भी जितना उसकी मुखबिरी करते थे तो वो भी कोशिश ये करते थे कि कैसे पता लग जाए कि इस समय ये कहाँ पर है। वो बड़ा खराब समय था, फूंक फूंक के कदम सबको रखना होता था, लोकेशंस अपनी बताते नहीं थे हम लोग। कितने लोगों को मारा होगा उसने कम से कम? कामाख्या देवी की जो 101 नरमुंडों की माला है वो पूरा कर लोगे तुम अजय हो जाओगे। इसने ये अंदाज लगाया था कि अगले 2 महीने में ये संख्या मैं पूरी कर लूंगा। वर्चस्व की लड़ाई थी, वो अंधविश्वास का भी तो घेरा था एक। उसके दिमाग में वो कीड़े थे राजनीति में आने के। कितने कितने मंत्री हैं जिन पे कितने केसेस हैं? वो कहता सब ये राजनीतिक मुकदमे हैं, सब मैंने कुछ नहीं किया। लगभग यही लाइन सभी राजनीतिक व्यक्ति कहते हैं। आपको लगता है लॉरेंस बिश्नोई उस कैटेगरी में, क्योंकि मगर वो दूर है, उसका ऑपरेट करने का तरीका अलग है। कोई ना कोई साधन तो है जिससे वो लोगों से कम्युनिकेशन में है। कैसे पॉसिबल है? बात तो आप भी समझ रहे हैं, बात हम भी समझ रहे हैं। इसके अलावा आपने कितने एनकाउंटर्स किए हैं या कहाँ शामिल रहे हैं? आपको क्या लगता है जो टेक्नोलॉजी के आने की वजह से पुलिस वालों को ज्यादा मदद मिली या फिर ऐसे बदमाशों को? जब केवल मुखबिरों पे बेस्ड पुलिसिंग होती थी वो भी जमाना मैंने देखा है, और इलेक्ट्रॉनिक का एडवांसमेंट का धुर समय देखा जब मैं रिटायर हुआ। बिना तार के सुन सकते हैं, ये बहुत दिनों तक ना उसकी समझ में आया ना बाकी किसी क्रिमिनल के समझ में आया, जब तक समझते समझते पुलिस ने अपना काम कर लिया था। आपने देखा होगा सारा साइबर क्राइम मोबाइल से ऑपरेट हो रहा है। अब किसी की कनपट्टी पे बंदूक लगा के उसके घर का सामान ले जाने की जरूरत ही नहीं। पुलिस की वर्दी में आदमी फ्रॉड बैठा हुआ है, उसने कहा साहब आप डिजिटली अरेस्ट हैं। एक ऐसा गैंगस्टर जिसको बोला गया था कि जब वो नरबली का शतक पूरा कर लेगा, यानी कि 100 लोगों को मार देगा, उसके बाद वो अमर हो जाएगा, फिर उसे कोई नहीं हरा पाएगा। मृत्युंजय आकर उसको आशीर्वाद देंगे। एक समय पर यूपी में उसका दबदबा था, 90 का वो दशक था। लेकिन कहा जाता है ना, किस्मत पलट जाती है। एक समय जिसको कहा जाता था कि वो ब्राह्मण गैंगस्टर है, सबसे बड़ा ब्राह्मण गैंगस्टर कहा जाता था उसे, और उसका भी खात्मा हुआ। और उस दिन यूपी विधानसभा में टेबल थपथपाई गई और इसका स्वागत हुआ। इसी सब के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ है रिटायर्ड आईपीएस राजेश पांडे जी। आज हम बात करेंगे श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर के बारे में और आपकी बुक वर्चस्व के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका हाइप पर यहाँ बुलाने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले ये बताइए कि हम लोगों ने बहुत माफियाओं के बारे में सुना है, पढ़ा है, यूपी के बाहर के, लेकिन किसी को भी इतना बड़ा माफिया नहीं कहा गया और ना ही किसी के साथ जात बिरादरी कभी जोड़ी गई, जैसे हम श्री प्रकाश शुक्ला के लिए कह देते हैं कि वो ब्राह्मण माफिया था। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, ये समय की बात होती है। 90s के पहले का वो समय था जब आपके पास मोबाइल नहीं थे, सीसीटीवी कैमरे कहीं नहीं लगे हुए थे, सीडीआर के एनालिसिस का कोई मतलब ही नहीं था जब मोबाइल नहीं था, बैलेट से चुनाव होते थे, और जीपीएस की लोकेशन आप किसी की ट्रैक नहीं कर सकते थे। एफआईआर हाथ से लिखी जाती थी। एफआईआर का जो आज का प्रोफार्मा है कंप्यूटराइज सीसीटीएनएस का, वो नहीं था। और ये वही ज़माना था जब दूसरों के लिए बूथ कैप्चर करते करते जो अराजक तत्व थे, जो बदमाश थे, वो खुद इलेक्शन लड़ने लगे और माननीय हो गए। 90 के दशक का ही, आप किसी की भी क्रिमिनल हिस्ट्री उठाकर देख लें तो लोगों को पता था कि आप अब जैसे अतीक का एक मर्डर बड़ा सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया, कि साहब एक आदमी उसके यहाँ किसी सिलसिले में गया था, नाराज़गी पहले से थी,
उसको मारा, उसकी पूरी स्किन उतार ली और स्किन उतार के उसे सड़क पर फेंक दिया। पुलिस को सूचना दी कि लाश पड़ी है, ले जाओ। उसको पता था कुछ नहीं होगा। लोग गवाही नहीं देते थे, जो हिम्मत करता था मारा जाता था। गवाही देने वाले अगर गवाही देने गए भी तो होस्टाइल हो जाएंगे, कंप्रोमाइज़ हो जाते थे। तो वो दौर ही बिल्कुल अलग था। और ऐसे में पूर्वी उत्तर प्रदेश से, गोरखपुर से ये आया और उसके अपने थोड़े से कंसेप्ट थे कि गैंग उसने कभी बड़ा नहीं रखा। 3 लोगों के सिवा उसमें कभी उसने चौथा आदमी शामिल नहीं किया। वेपन्स का शौक था, वेपन रखा और बड़ी हत्याएं की उसने, चाहे वो ब्रिज बिहारी प्रसाद की पटना में हो, चाहे वीरेंद्र शाही की लखनऊ में हो। इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी हत्याएं की और बड़ी किडनैपिंग्स की। तो एकदम दहशत हो गया और ऐसा लग रहा था कि हेल्पलेस हो गए हैं। अच्छा, 90s का जो दशक है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, कहीं भी आप देख लें, वो पुलिस हमेशा बैकफुट पे रही। उस ज़माने में आप किसी भी प्रदेश में, शहाबुद्दीन भी उसी 90 के दशक की देन है और हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र शाही भी उसी की देन है, अतीक अशरफ भी उसी की देन है, मुख्तार अंसारी उसी की देन है। उसी दशक के या उसके जब धीरे धीरे सुधार इसका शुरू हुआ, तब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, फिर अकाउंट फॉर होने लगे, फिर सज़ा भी होने लगी, तब जाके ये स्थिति में सुधार हुआ। अदरवाइज उसकी कुल क्रिमिनल लाइफ 5 साल की रही, लेकिन 5 साल में उसने ऐसा टेरर, ऐसा जिसको कहते हैं ऐसा भय और आतंक का माहौल सब लोगों में, जिन क्रिमिनल लोगों के खिलाफ था वो, या जिनको कहता था कि मैं मार दूंगा, वो भी घरों के भीतर दुबके रहे। और लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एक मामूली सा एक लड़का है, वीरेंद्र शाही को इस तरह मारेगा। और वीरेंद्र शाही के मारने के बाद, उसके बाद फिर जैसे कहते हैं ना कि क्रिमिनल की मार्केट और बढ़ गई। जैसे एसिड से नहलाने के बाद शहाबुद्दीन की मार्केट एकदम से वहाँ बढ़ गई थी। तो वो बड़ा ख़राब दौर था और धीरे धीरे जब चेंज हुआ तो अब इस तरह का इतने लंबे समय तक इस तरह का अपराध करना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कहीं न कहीं वो ट्रैक भी हो जाएगा, अकाउंट फॉर भी होगा, कानून के दायरे में आएगा, ट्रायल भी होगा, सज़ा भी होगी। तो इसलिए उस समय ये उसका समय था, कह लें ये समय बलवान है। कहते हैं ना, पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। तो वो 90 का दशक ही ऐसा था कि वो चला और चल पड़ा, इसलिए बड़ा नाम हुआ। हाँ, और वीरेंद्र शाही के मर्डर के बारे में, जो उनको मारा गया था, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया, समझाया है अपनी बुक में। उसके बारे में आप बताएंगे, क्योंकि वो बहुत बर्बरता से मारा गया था। हाँ, बहुत बर्बरता से। देखिए, ये सब झगड़ा शुरू हुआ था रेलवे के टेंडर से। गोरखपुर में रेलवेज का हेडक्वार्टर है, लेकिन उसका कैशमेंट एरिया बिहार का है। तो जो उसका रेलवे के टेंडर्स आते थे, उसमें पहले पेपर टेंडर हुआ करते थे। ये जो इलेक्ट्रॉनिक टेंडर हैं ये नहीं होते थे, ऑनलाइन टेंडर्स नहीं होते थे। पेपर के बाकायदे फॉर्म टेंडर्स के बिकते थे। 100 करोड़ का काम है, 200 करोड़ का, 500 करोड़ का काम है, उसके फॉर्म बिकते थे। उसके बाद फॉर्म भरे जाते थे, एक बॉक्स रखा जाता था, उसी बॉक्स में उसको डाला जाता था। उसकी एक तय तिथि होती थी कि फ़लाँ तारीख को खोला जाएगा। जिन जिन लोगों ने डाला है सब वहाँ मौजूद रहते थे, सबके सामने एक अधिकारी खोलता था और उसमें जो लोएस्ट हाईएस्ट जिस तरह का टेंडर है, जो जिसको दिया जाता था उसको मिल जाता था। तो हुआ यूं कि गोरखपुर में 2 बाहुबली पहले से थे, वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी। इनके लोग वहाँ चारों तरफ जमावड़ा बनाए रहते थे। जो फॉर्म लेने आता था उसकी भी तलाशी होती थी। अगर उनका आदमी नहीं है या उनको डाउट है कि दूसरे के लिए ले जा रहा है तो फॉर्म ले ही नहीं जा सकता था। और अगर फॉर्म भर के ले आया वो बॉक्स में डालने के लिए, तो कई जगह चेक पोस्ट, ये बड़े बड़े असलहे लेके इनके आदमी, दोनों के आदमी, कि उनका आदमी न डालने पाए, वो चेक करते थे कि उनका आदमी न डालने पाए। तो ऐसे में अच्छा, ये इन्हीं दोनों में से किसी एक को मिलता था। इनको जाना नहीं होता था बिहार में काम करने के लिए। तो बिहार के जो लोग थे, जिसमें सूरज भान, वो भी बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था बिहार का, तो उसको लगता था कि यार हमारा रेलवे मिनिस्टर, उस ज़माने में रेलवे मिनिस्टर सब जनरली बिहार से हुआ करते थे। लालू जी थे, नीतीश जी थे, रामविलास पासवान थे, बहुत ढेर सारे लोग वहीं से हुआ करते थे। तो इन लोगों को लगता था कि हमारी सरकार, हमारा मंत्री, और हम टेंडर दूसरे से लेते हैं कमीशन पे। तो शाही या हरिशंकर तिवारी को जब ये टेंडर मिल जाते थे
तो वो 10% की कमीशन या 20% के कमीशन पे वो नीचे जो लोग वहाँ ग्राउंड के लोग होते थे उनको दे दिया करते थे। कभी मौके पे नहीं गए, पैसा लिया कि साहब 100 करोड़ का टेंडर है अगर, तो आप हमें 5 करोड़ दे दीजिए, 10 करोड़ दे दीजिए, और उसके बाद आप चले जाइए, बिल ले आएंगे, मैं साइन कर दूंगा। ये सिस्टम उस समय चलता था। अब तो वो संभव ही नहीं है। अब तो आप ऑनलाइन टेंडर अप्लाई करिए, ऑनलाइन ही ये देखा जाएगा, ऑनलाइन ही खुलेगा, ऑनलाइन ही उसमें लोएस्ट है हाईएस्ट फिक्स होगा, और जिसका होगा उसको मिल जाएगा। तो ये जो आप पूछ रही हैं, तो वो जैसे कहते हैं ना कि समय के हिसाब से उसमें इसकी अदावट, जैसे हरिशंकर तिवारी भी परेशान थे शाही से कि ज़्यादातर टेंडर्स शाही ले जाते थे, और हरिशंकर तिवारी के आदमियों को भी अगर लेना होता था तो वो 20% कमीशन दे के लेते थे। दोनों में वहाँ बहुत झगड़ा हुआ, बहुत बार बहुत फायरिंग हुई, बहुत से लोग मारे गए गोरखपुर में। तो जब ये सूरज भान आया तो सूरज भान ने शिव प्रकाश से कांटेक्ट किया कि अगर हमें वीरेंद्र शाही से लड़ना है या उनका टेंडर का यहाँ जो वर्चस्व है वो समाप्त करना है, तो तुम भी हाथ लगाओ इसमें। शर्त तय हुई कि वो AK-47 रखता था सूरज भान जब भी आया था, तो उसने कहा कि हम अगर तुम इसको मार दोगे वीरेंद्र शाही को तो मैं AK-47 तुमको दूंगा। AK-47 उसके पास कई थी, वो पुरुलिया ड्रॉप वाले वेपन थे, वहाँ से पुरुलिया ड्रॉप से इधर उधर लोगों को मिले थे, उन लोगों ने सब इकट्ठा कर लिए थे। और चूँकि ये लोग भी बाहुबली थे, सूरज भान भी, तो ये 1 2 3 4 करके इन्होंने इकट्ठा कर लिए थे और लोगों को बांटा करते थे। वो इनका पीछा करता रहा। एक बार तो गोरखपुर में गोली भी चली जिसमें वीरेंद्र शाही का गनर मारा गया, लेकिन इन्होंने अपने सिर का हिस्सा सीट के नीचे कर लिया, और जगह गोली लगी लेकिन सिर पे गोली इनको नहीं लगी, ये बच गए। बातचीत वो करता रहता था और धमकाता था कि मैं तुमको मार दूंगा, और होली के पहले मार दूंगा, दिवाली के पहले मार दूंगा, इस तरह की बातें करता था। एक बार तो इसे ये पता लगा कि साहब ये बाई ट्रेन जा रहे हैं लखनऊ के लिए, उसने इसका गाड़ी से पीछा कर लिया और 2 आदमी अगले स्टेशन पे बिठा दिए कि चेक करो किस डिब्बे में बैठा हुआ है। मोबाइल फ़ोन उस समय चले नहीं थे, PCO से ही काम चलता था कि जैसे ही हुआ, और हर रेलवे स्टेशन पे PCO ज़रूर मिल जाते थे आपको कि कहीं किसी को करना हो, उतरा 2 मिनट में अपना फ़ोन किया और चला गया कि किस डिब्बे में है इसकी जानकारी रखना। पीछा करता रहा। इसी बीच में उनके आदमी ने बताया कि साहब वो तो फलां स्टेशन पे उतर गया। उसने क्या किया, वीरेंद्र शाही ने उस स्टेशन पे उतरने के बाद गाड़ी अपनी वहाँ मंगाई और उस गाड़ी से वो लखनऊ आ गया, मिस हो गया। इसने बहुत पूरा दिन मारुति 800 थी इसके पास, उस पर बैठ के VVIP गेस्ट हाउस का गेट जहाँ से दिखाई पड़ता है वहाँ ऊंचाई पे ये तीनों बैठे रहे वहाँ पर, लेकिन वो उसकी तबीयत कुछ गड़बड़ थी, नहीं निकला वो। नेक्स्ट टाइम इन लोगों ने पता किया, उसकी एक महिला मित्र थी इंदिरा नगर में कि वो उनसे मिलने ज़रूर आएगा। तो जब भी वो लखनऊ आने की उसकी सूचना मिलती थी, ये लोग उसी इंदिरा नगर में उसी महिला मित्र के आसपास कहीं स्थिर रहते थे कि अब की बार मारेंगे। स्प्रिंगडेल स्कूल था, 31 मार्च का दिन था, और उस दिन रिजल्ट डे होता है बच्चों का, बहुत छोटे बच्चों का था वो। उसमें 250-300 बच्चे और इतने ही उनके पेरेंट्स वहाँ मौजूद थे। दिन में 11 बजे की बात है। वो महिला मित्र के यहाँ जाते समय भी वो गाड़ी 1 किलोमीटर पहले खड़ी कर देता था और अलग रूट से उनके यहाँ पहुँचा। शाम को आया, वो उनके यहाँ बैठ गया। सवेरे वो और उनकी महिला मित्र, एक छोटा बच्चा, ये तीनों लोग अपने उस मकान से निकले और स्प्रिंगडेल स्कूल के सामने से निकल रहे थे। वहाँ एक मकान उन्हें देखना था जो वो उस महिला मित्र के लिए खरीद रहे थे। ये भी उन्हीं पेरेंट्स की और बच्चों की भीड़ में ये तीनों खड़े रहे, और ये जैसे ही वहाँ से निकले हैं और इससे एक स्टेप आगे गए हैं, इसने सटा के गोली मार दी। वो औंधे मुँह गिर गए। और आप सोचिए कि जो बहुत छोटे बच्चे, 3 प्रेप वाले या KG वाले या फर्स्ट वाले, ये भी थे और उनके पेरेंट्स भी थे। मैंने बताया ना, दिन की बात है। वहाँ इसने गोलियां मारी, पैर से उसको उल्टा, फिर बोले आँखें, ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे कोई, उनको ने आँखों में 5-5 गोलियां मारी। हार्ट किधर है ये उस समय कंफ्यूज कर गए, 5-5 गोलियां वहाँ मारी। और फिर मैगज़ीन बदलते रहे, मारते रहे, लोग तमाशबीन देखते रहे। 100 नंबर का वो उस समय उतना कंसेप्ट नहीं था। एक नंबर होता था कंट्रोल रूम का जो सबके पास नहीं होता था। तो बहरहाल वो
मारा उनके बाद फिर आराम से वहाँ से पैदल चले गए, दूर अपनी गाड़ी खड़ी की थी वहाँ से निकल गए और खबर भी कर दी कि शाही को मार दिया है। अच्छा, उस समय तो जब लोगों ने देखा तो लोगों ने सोचा कि किसी बदमाश ने किसी को गोली मार दी है, लेकिन 3-4 घंटे में ही हल्ला हो गया कि साहब वो वीरेंद्र शाही का मर्डर हुआ है। वीरेंद्र शाही उस समय बहुत बड़ा नाम था। उनकी जो बाहुबली होने के लिए भी विधायक हुआ करते थे, 2-2 3-3 बार के विधायक थे। राजनीति में बहुत अच्छा दखल था। पूर्वांचल में कोई ऐसा जिला नहीं था जिसमें उनका दबदबा न रहा हो। और वीर बहादुर जी जब चीफ मिनिस्टर थे, स्वर्गीय श्री वीर बहादुर सिंह जी, तो इन दोनों के झगड़े से वो भी परेशान हो गए क्योंकि दोनों ही गोरखपुर के रहने वाले थे। तभी ये गुंडा एक्ट लाए थे वो, इन दोनों पर थोड़ी सी नकेल कसने के लिए, इतना दबदबा था। तो फिर ये हुआ कि जब उसको मार सकता है ये वीरेंद्र शाही, खुशी प्रकाश, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। लोग डरना शुरू कर दिया, लोग घरों के भीतर जाने लगे, जिनसे नून दुश्मनी थी उन्होंने बाहर निकलना बंद कर दिया। तो ये दिक्कत थी। हजरतगंज में जैसे जो सेंटर ऑफ लखनऊ है, हजरतगंज जिसको लखनऊ का दिल कहा जाता है, वहाँ की जो दुकानें हैं, बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, उनको धमकाना, उनसे पैसा लेना। तो 8 बजे के बाद हजरतगंज की मार्केट, जबकि वो रात भर चलने वाली मार्केट है, 8 बजे के बाद वो मार्केट बंद हो जाया करती थी। इतना दहशत उसने फैला दी थी। तो ये वो घटना थी। जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें 110 एंट्री और एग्जिट थी उनकी बॉडी में, इतनी गोलियां मारी। 126 लिखा। हाँ, 110 से 126 थी एंट्री एग्जिट्स, वो उसमें आई थी। 100 के ऊपर ही थी। आप सोचिए कितनी गोलियां, जो काम एक गोली में हो सकता है उसके लिए इतनी गोलियां हो भी गया क्योंकि पहली गोली सटा के मारी थी। हाँ, हमको तो ये लगता है पहली गोली जो उसने मारी थी, जो वहाँ आई विटनेसेस ने, क्योंकि सबसे पहले हम लोग पहुंचे थे वहाँ मौके पर, कि एक ही गोली में काम हो गया था। लेकिन उसके बाद वही ये उसकी फिलॉसफी थी क्राइम की, कि इतनी गोलियां मारो कि लोगों को, जैसे एक और वहाँ पे मर्डर इसने किया था, एक लॉटरी व्यवसायी थी, मैंने किताब में लिखा है, विवेक श्रीवास्तव, उसको मारा था लाटूश रोड में शाम को। वो लॉटरी किंग था उस समय, लखनऊ का भी, स्टेट का भी। उसने अपने एक लॉटरी हाउस बना रखा था। सारे जितनी लॉटरी प्रचलन में थी सबको एक एक कमरे में लॉटरी, दिन रात भीड़ लगी रहती थी। शिव प्रकाश ने अपने किसी बहनोई के लिए कहा था कि भाई इस फलां इलाके की एजेंसी हमारे बहनोई को दे दीजिए। उसने मना कर दिया। पैसा था उसके पास, लोग उसके पास आते थे। तो उसे जब वो अपना वो लॉटरी हाउस बंद करके शाम को निकल रहा था, लाटूश रोड पे उसे मारा था। उसे भी कम से कम 40, 45, 50 गोलियां मारी थी। दहशत हो गई थी पूरे लखनऊ में। तो ये जहाँ जहाँ भी किया उसने, गोरखपुर में भी जितनी बड़ी हत्याएं की हैं उसमें भी, और बहुत ही कम उम्र का था, बहुत कम उम्र 24-25 में तो उसकी मौत हो गई थी। तो मुझे लगता है जब उसने ये सब कुल 4-5 साल की जो नोन सोर्सेस से उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री, मतलब जिस उम्र में बच्चे शायद ग्रेजुएशन करते हैं, कॉलेज वॉलेज से निकल रहे होते हैं या जा रहे होते हैं, उस वक्त उसने अपने आप को क्राइम का मास्टरमाइंड बना, हाँ बिल्कुल बना लिया था। यूपी, दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का कुछ इलाका जो नेपाल से लगता है, वहाँ भी उसने अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़ी थी कि लोग उसके बारे में जानने लगे थे, पूछने लगे थे। और एक और बात जो बहुत फेमस है और जो बहुत लोग बात करते हैं, आपने अपनी बुक में बताया है कि एक जगह पर वो कहता है कि उसे मुख्यमंत्री के ऊपर इतना गुस्सा आता है, तब के मुख्यमंत्री पर, कल्याण सिंह जी के ऊपर, कि वो कहता है कि गुस्सा तो इतना आता है कि इनको भी उड़ा दूं, मगर कर नहीं सकता क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन साथ के साथ एक बात ये बहुत चलती है कि एक लौता यही गैंगस्टर है जिसने किसी मुख्यमंत्री की सुपारी ली थी। देखिए, ये बात चलती भी है और ये बात सही भी है। जैसे आपने सुना था, पहले हम लोगों ने भी सुना था। एक कमिश्नर पुलिस दिल्ली रहे हैं श्री अजय राज शर्मा साहब, डीजी बीएसएफ होकर रिटायर हुए, और वही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे जिन्होंने एसटीएफ को शुरू किया था। उन्हीं के नेतृत्व में अरुण कुमार साहब एसएसपी थे, सत्येंद्रवीर सिंह साहब एडिशनल एसपी थे, मैं सर्किल ऑफिसर था, डीएसपी था। ये 3-4 लोगों की टीम उन्हीं के नेतृत्व में बनी थी। तो उन्होंने एक किताब लिखी, बाइटिंग द बुलेट। उसमें उन्होंने तफसील से उसका वर्णन किया है कि कैसे वो लखनऊ से ट्रांसफ़र होकर सीतापुर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेजे गए थे, और एक दिन मुख्यमंत्री कार्यालय से फ़ोन हुआ कि मुख्यमंत्री जी आपको याद कर रहे हैं। फिर ये मुख्यमंत्री जी से मिलने गए।
वो लिखते हैं कि वो वहाँ उस समय थोड़ा बेचैनी की हालत में टहल रहे थे, बुलाया बिठाया और उसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया कि भाई मैं आपकी पोस्टिंग कर रहा हूँ फिर से और कुछ करिए, क्योंकि शिव प्रकाश शुक्ला नाम के एक बदमाश ने मेरी सुपारी ली है। उसमें ये भी लिखते हैं कि वो पूछ नहीं सके या कोई पूछ भी नहीं सकता कि साहब किसने सुपारी दी है इसकी, लेकिन उन्होंने इतना कहा कि मेरे मारने की सुपारी, और हमारे भी सोर्सेज हैं आप जानते हैं। और हुआ भी यही, शाम को अजय राज शर्मा साहब फिर से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हुए लखनऊ में, यूपी के, और फिर एक वो बनाया गया, खाका बनाया गया कि एक हम यूनिट बनाएंगे जो सिर्फ शिव प्रकाश शुक्ला और उसके गैंग को डील करेगी। ये देश के इतिहास में संभवतः पहली बार है जब एक अपराधी के लिए इतने बड़े स्टेट में, 18-20 करोड़ की आबादी वाला स्टेट, 4-5 लाख जिसकी पुलिस फोर्स हो, उसमें एक आदमी के लिए एक यूनिट बनी, स्पेशल टास्क फोर्स। बाद में वीरप्पन के लिए भी बनी, लेकिन उसमें कई स्टेट्स शामिल थे क्योंकि उसका कई स्टेट्स में दबा था। तो एक आदमी के लिए और 6 महीने के लिए बनी। तो बात तो कहीं ना कहीं कुछ है, लेकिन ये बात कभी ना तो उन्होंने कभी खुल के बताई, ना अजय राज शर्मा साहब पूछ सके, ना हम लोग उनसे कभी जानने का हम लोगों ने प्रयास किया कि साहब ये सुपारी किसने ली थी। लेकिन कयास सब लोगों ने यही लगाया था कि दरअसल वो मारना चाहता था साक्षी महाराज को, जो आज की तारीख में उन्नाव से मेंबर पार्लियामेंट हैं। तो उनको मारना चले गए थे, वो आश्रम से चले गए। हाँ, वो आश्रम से चले ना गए होते। तो ये जब वो हम लोगों से उसकी मुठभेड़ हुई तो वो इसी सिलसिले में वहाँ रुका हुआ था कि थोड़ा सा सितंबर में एनकाउंटर हुआ था उससे। उसको ये लग रहा था कि अक्टूबर नवंबर में जब थोड़ा सा जाड़ा पड़ने लगेगा, इनके आश्रम में लोग कम्बल ओढ़ के आना शुरू करेंगे, तब वो एके लेके जाएगा, उनको मार देगा। तो ये अच्छा, ये भी कहा जाता है कि साक्षी महाराज चूँकि कल्याण सिंह जी के सजातीय थे और बहुत इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, तो हो सकता है कल्याण सिंह जी को ये पक्की सूचना हो कि उनको मारने की सुपारी ली गई है। या फिर ये भी हो सकता है कि साक्षी महाराज ने अपने को बचाने के लिए या अपने ऊपर जो ये आफत आ रही है इसको दूर करने के लिए उनसे ये बता दिया हो कि आपके मारने की सुपारी, ताकि थोड़ा पुलिस एक्टिवेट हो जाए, थोड़ा सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, थोड़ा और लोग लग जाएं। ये भी हो सकता है, लेकिन इस बात का जिक्र बाइटिंग द बुलेट में श्री अजय राज शर्मा साहब ने किया था। अच्छा, इसके अलावा श्री प्रकाश शुक्ला के लिए जो बात उससे एक पंडित ने कही थी कि 100 लोगों को मार दोगे तो तुम अमर हो जाओगे, तो उसने ये सब कुछ जो किया था, जो लोगों को मार रहा था, वो एक तरह से देखा जाए तो जैसे हमने किताब में पढ़ा है कि वर्चस्व की लड़ाई थी, वो अंधविश्वास का भी तो घेरा था एक। नहीं, अंधविश्वास का घेरा तो था ही था। हाँ। देखिए, लड़ाई तो ये वर्चस्व की थी और बार बार वो वर्चस्व शब्द का इस्तेमाल करता था। तमाम अधिकारियों को भी उसने फ़ोन करके धमकाया, मुझे भी फ़ोन किया। कैसा था आपका वो फ़ोन कॉल जब बात हुई थी? वो फ़ोन कॉल सवेरे सवेरे की बात थी और हम लोगों ने उसका पीछा किया था। पीछा तो हम लोगों ने अंदाज से ही किया था कि ये बैठा हुआ है, बाकी लोग हैं उसमें, लेकिन वास्तव में ये उसमें था, उस गाड़ी में। उसके बाद फिर ये नेपाल गया, नेपाल से इसने फ़ोन किया। मैं अपने रूम में था, उस ज़माने में यही लैंडलाइन फ़ोन ही हुआ करते थे। लैंडलाइन फ़ोन जहाँ रखा जाता था वहाँ हम लोग उसको स्पीकर पे लगा के तब बातचीत कर लेते थे, क्योंकि रात भर से इसी सब चक्कर में घूमते रहते थे। सुबह 7, साढ़े 7 या 8 बजे के आसपास उसने फ़ोन किया। मैंने लेटे लेटे स्पीकर ऑन किया कि शायद ऑफिस से कोई फ़ोन हो, या उस समय तो मैनुअल इन्फॉर्मेशन आती थी इन्फॉर्मर्स की कि किसी इन्फॉर्मर की कोई सूचना हो, तो ऑन कर दिया। मैं था, मेरे 2 बच्चे थे, मेरी पत्नी थी, और ऑन किया तो बस शुरू किया उसने अपना, फिर वही धमकी वाली बातें। फिर नींद खुल गई मेरी तुरंत, और बातचीत हुई करीब 40 मिनट उसने धमकाने वाली बात की होगी। फिर उसी तरह उतनी ही बात मैंने भी की कि कम से कम इसको ये तो अंदाज़ा हो। फिर थोड़ा डाउन हो गया कि क्यों पीछे पड़े हैं। हमने कहा सरेंडर कर दो, हमारे इलाके में तुम बार बार क्राइम कर रहे हो, तुम सरेंडर कर दो, क्या दिक्कत है तुम्हें, कानून से तो भाग नहीं पाओगे, आज नहीं तो कल कुछ न कुछ होगा। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं था उसमें। और फिर वही कहता था, उसने कहा कि देखो ये वर्चस्व की लड़ाई है, इस रास्ते में जो भी आएगा वो मारा जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, जब आमने सामने होंगे तो फिर देखा जाएगा कौन मारा जाता है। इस तरह की बातें बहुत हुई थी। और हम लोगों को चूँकि हम लोग परसू कर रहे थे, ये पता था
कि ये उसकी ट्रिक है लोगों को धमकाना कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पैसा वसूलना या जो लोग हैं उनको अपने रास्ते से हटाना। वो टेलीफोन पे बहुत एक्टिव रहता था। छपास का रोग था, वो अखबारों में छपवाया करता था फ़ोन करके कि आज मैंने इसको ये कहा, आज मैंने उसको ये कहा। इस तरह की बातें वो किया करता था। तो उस कॉल में फिर मैं उस बातचीत में इतना मशगूल हो गया कि मुझे ध्यान नहीं रहा कि दोनों बच्चे भी मेरे उठ गए हैं। छोटे थे बच्चे। बेटी हमारे ख्याल से उस समय 3rd या 4th में थी, बेटा 1st में था। पत्नी भी उठ गई थी और वो जब वो फ़ोन कटा तो मैंने देखा कि वो सब उठ के बैठे हुए हैं। उन लोगों ने सुन रखा है। तो ठीक है, नौकरी मैं कर रहा हूँ और जो रिस्क है वो परिवार को भी हो सकता है, लेकिन बच्चे डर तो गई ही। इसीलिए मैं कभी घर में ऑपरेशंस मैंने कभी डिस्कस नहीं किए, कभी न बच्चों से किए न घर वालों से किए किसी से। उन लोगों को अखबार से पता लगता था कि कल आप देर से आए तो कहाँ थे, या कभी बता के नहीं जाते थे कि हम कलकत्ता जा रहे हैं या ऑपरेशन में कहीं जा रहे हैं, क्योंकि तमाम तरीके हैं पता करने के बदमाशों के भी। हम लोग भी जितना अपनी कोशिश करते थे उसकी मुखबिरी करते थे, तो वो भी कोशिश ये करते थे कि कैसे पता लग जाए कि इस समय ये कहाँ पर हैं, या उनकी अगर कोई सूचना है तो उनको पता लग जाए। तो उस समय बहुत वो बड़ा ख़राब समय था और फूंक फूंक के कदम सबको रखना होता था। लोकेशंस अपनी बताते नहीं थे हम लोग। और बच्चों को श्रीमती जी ने कहा भी भाई अब आपको करना है, नौकरी कर रहे हैं आप, रुकिए हम लोगों को भेज दीजिए, इलाहाबाद मेरा घर है, प्रयागराज जो आपका प्रयागराज है, तो उनको वहाँ भेज दीजिए, आप करिए। बच्चे परेशान हो रहे हैं आपकी सब बातचीत। गाली गलौज भी मैं कभी करता नहीं हूँ घर में किसी और के साथ, लेकिन अब वो गाली देनी शुरू की तो मैंने भी जितनी गाली दे सकता था मैंने भी उसको गाली दी थी। तो ये सब है। वो पता है ना कि 90 का दौर ही बड़ा अजीब सा दौर था वो। जी। कितने लोगों को मारा होगा उसने कम से कम? देखिए, जब वो गया था, जब उसने अपने जो टेलीफोनिक कॉल के जो इंटरसेप्शन थे, तो ये वहाँ वेस्ट बंगाल में कामाख्या देवी का पुजारी था, किसी वहाँ पर कोई इसका गुरु था। तो कभी उससे बातचीत हुई और अपने लोगों से जब बात कर रहा था कि भैया मुझे जो है 12-14 ये गिनती उसने बताई थी, मैंने इसमें लिखा है कि इतने और लोगों को मारना है, और गुरुजी ऐसा कहते हैं कि वो कामाख्या देवी की जो 101 नर मुंडों की माला है वो पूरा कर लोगे, तुम अजय हो जाओगे। तभी इसके दिमाग में ये भी आया कि हमें इलेक्शन लड़ना है, हमें एक बार इलेक्शन लड़के विधायक हो जाएंगे तो फिर इनकाउंटर से बचेंगे, इस तरह की बातें हैं। और इसी चक्कर में ये वहाँ जा भी रहा था। वहाँ इकट्ठा बिहार में इकट्ठा वहाँ 4-6 लोगों को मारने की इसकी प्लानिंग थी। बड़े कोई कोल डीलर थे, कोयले के व्यापारी थे, बहुत बड़े, जो राजनीतिक भी थे, बड़े रसूखदार थे, उनको मारना था। तो इसने ये अंदाज़ लगाया था कि अगले 2 महीने में ये संख्या मैं पूरी कर लूँगा, और जब ये संख्या पूरी हो जाएगी तो अजर अमर हो जाऊँगा। तो अंधविश्वास उसके अंदर था, पूजा पाठ बहुत करता था। वो अपने जेब में हनुमान चालीसा हमेशा रखता था, क्योंकि जब मारा गया था तो और पोस्टमार्टम से पहले सामान सब शरीर के हटा दिए जाते हैं, तो उसमें हनुमान चालीसा भी थी। तो इस तरह से था वो, धार्मिक था और इस पर बिलीव करता था, और अपने गुरु पे बहुत यकीन करता था। तो इसलिए उसने एक टारगेट फिक्स कर रहा था, 101 आदमियों को मुझे जल्दी से जल्दी मार देना है, ताकि अगले इलेक्शन में मैं इलेक्शन लड़ सकूँ और फिर निकल जाऊँगा, बहुत आगे चला जाऊँगा। और दिखता कैसा था श्री प्रकाश शुक्ला? क्योंकि हम लोगों ने जो फोटोज देखी हैं उसमें एक फोटो जो आप ही ने बनाई थी, जी जी जी, कि आपने सुनील शेट्टी का बस मुंह हटा के वहाँ पे जी श्री प्रकाश शुक्ला का मुंह लगा दिया था। तो देखिए बड़ी उसकी जैसे ना कसी हुई शरीर थी, बहुत ठस बदन था उसका, पहलवानी वाली शरीर जैसे लगती है, और वो टी शर्ट पहनता था और जूते, जीन्स, चश्मे, ये सब स्टैंडर्ड के पहनता था, सब ये जो ब्रांडेड कंपनियों के ही पहनता था वो। तो वो गोरखपुर से निकला था, बड़ी देहात की बैकग्राउंड से, लेकिन फिर धीरे धीरे वो दिल्ली, बम्बई, लखनऊ, उसको इन सब चीज़ों का शौक़
ताज में जाके बाल कटाता, ताज में बाल कटाता था वो। तो ये सब उन चीज़ों का शौक था। तो बहुत ही मस्कुलिन बॉडी थी उसकी, और जैसे कसरती शरीर कहते हैं किसी की, वो था, स्मार्ट था। और इसीलिए शायद उस पर अगर भीड़ भाड़ में कभी किसी ने देख भी लिया हो तो लोग शक नहीं करते थे कि ये शिव प्रकाश हो सकता है, या ये बदमाश हो सकता है, या ये इतना बड़ा अपराधी हो सकता है। चेहरे में मासूमियत थी और वैसा था वो। आपने फ़ोटो का जो जिक्र किया, फ़ोटो तो इसलिए वो बनवानी पड़ी कि उसकी फ़ोटो कहीं नहीं थी, और उसकी फ़ोटो नहीं थी इसको लेके एसटीएफ पर बहुत टिप्पणियाँ होती थी। अखबार लिखते थे कि साहब ये क्या खाक उसका एनकाउंटर करेंगे, अभी तक फ़ोटो इनके पास नहीं है, बिना फ़ोटो की ये क्या कर सकते हैं। और बहुत दबाव था इसका कि भाई फ़ोटो तो ले आओ कहीं से। गोरखपुर के पुलिस ऑफिसर से कोशिश की, उन्होंने सारे नात हित रिश्तेदार ढूंढ लिए, लेकिन फ़ोटो किसी के पास मिली नहीं। तब फिर किसी ने ये बताया कि साहब वो उसने यहाँ पर ये बता रखा है कि अगर, अच्छा उसे भी पता लग गया कि पुलिस फ़ोटो ढूंढ रही है, कि अगर किसी ने फ़ोटो दे दी। और एक मर्डर भी एक फ़ोटोग्राफ़र का किया था उसने गोरखपुर में, वो गोल चौराहा या गोल मार्केट जो वहाँ की मेन मार्केट है वहाँ पर, क्योंकि उसको ये शक हो गया था कि इससे पुलिस वाले आए थे किसी फंक्शन की, पता नहीं किसी तिलक में शायद वो गया था। और उस ज़माने में तो लोग किराए पर, आजकल तो सबके हाथ में फ़ोन है, लोग इसी में बना लेते हैं, वो बड़ा वाला कैमरा लेके किराए पर बुलाया जाता था तिलक में, शादी में, लोग उसकी सेवाएं लेते थे, बाद में वो बड़े बड़े एल्बम बना के देते थे। तो किसी पुलिस वाले ने संपर्क किया होगा कि फ़लाँ के तिलक में गया था, उसकी वीडियो होगी, तो एक बार वीडियो को स्टिल उसमें से फ़ोटो निकाल लीजिए, बड़ा दबाव है, फ़ोटो नहीं मिल पा रही है। ये बात पता लग गई, और पता लग गई तो उसने दुकान से खींच के शाम के समय में सड़क पर उसे गोली मार दी थी। तो फिर और लोग दहशत में आ गए, और हम लोगों को भी ये लग रहा था कि बात तो सही कह रहे हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं अखबार वाले या टीवी वाले, लेकिन उनकी बात में दम है कि हमारे पास फ़ोटो नहीं है। अगर हम किसी को देना चाहें कि भाई रेलवे स्टेशन पे आप ज़रा देखिए इस तरह का आदमी निकल तो नहीं रहा है, तो मेरे पास फ़ोटो नहीं थी। तो हम लोग उसी की तलाश में गए थे, और फिर इसके एक बहन के यहाँ रेड हुई। वहाँ उसके बहनों ने मना कर दिया कि नहीं साहब, ये हुआ था कि शायद वहाँ आया है वो। जब उसके लखनऊ में आने की सूचना होती थी, या कहीं पर्टिकुलर सही जगह पे, दिल्ली भी हम लोग गए, गोरखपुर 20 बार गए कि आज फलां जगह देखा गया, आज फलां जगह देखा गया है, लेकिन कभी मिला नहीं। तो वहाँ उसके बहनों ने मना कर दिया कि नहीं साहब हमारे यहाँ तो नहीं आया था। और इत्तेफाक से उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ थीं। जब पुलिस उसके माँ बाप से बात कर रही थी तो उसे ऐसा लगा कि पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है उसके माँ बाप से। तो हम में से ही कुछ लोग गए उस कमरे में, तो रो रही थी। पूछा क्या बात है, तो बोले आप लोग मम्मी पापा को मार रहे हैं। नहीं मार नहीं रहे हैं। ये बताओ कि मामा आए थे यहाँ पे? फ़ोटो का तो उस समय जिक्र नहीं हुआ था, मामा आए थे। तो उन्होंने कहा अभी नहीं आए थे, 6 महीने पहले आए थे, और फलां तारीख को हमारी बर्थडे होती उसमें आए थे। तो उन्होंने कहा कोई फ़ोटो तो खींची होगी, तुमने मांगी होगी? बोले हाँ अंकल है हमारे पास फ़ोटो। वो कहीं किताब कॉपी में रखी थी, उसने 3-4 फ़ोटो ले आई। और खैर फिर सबकी बातें खिल गई। फिर उसने पूछा गया उसमें कौन कौन है, मदर को, फादर को, अपनी बहन को, बुआ को, मौसी को और मामा को, उसकी फ़ोटो। वो फ़ोटो जो मिली वहाँ पे, तो इतने में वो उसके बहनों ही आ गए, मतलब बच्चियों के माँ बाप। उसने कहा साहब मार डालेगा हम लोगों को, पता लग ही जाएगा, जैसे आप ये फ़ोटो देंगे तो उसे पता लग जाएगा कहाँ की फ़ोटो है। तो एसएसपी साहब ने कहा कैसे मार डालेगा भाई, तुम्हारा साला है। वो बोले साहब उसके लिए कोई साला बहनों नहीं, वो मार देगा। सबको उसने ये मैसेज करा रखा है कि किसी ने फ़ोटो दी तो मारा जाएगा। तो फिर हम लोग वहाँ से निकले, तो वहाँ सामने कहा राजेश बात तो ये सही कह रहा है, मार तो देगा वो, तो कुछ ऐसा तरीका निकालो कि ये पता न लगे कि फ़ोटो कहाँ की, कहाँ से ली गई है या किसने दी होगी। तो फिर वहाँ से आए हम लोग। हज़रतगंज में कैफ़े कॉफ़ी डे है, यूनिवर्सल बुक हाउस के बगल में कॉर्नर में लोग पहले बॉलीवुड के हीरो और हीरोइन की पोस्ट कार्ड बिकते थे, बहुत ज़्यादा बिकते थे। वो खंभों पे तार लगा के उसी में लगाते थे लोग, विश अपनी न्यू ईयर की, इन सब ऐसे भेजा करते थे। तो वो फ़ोटो लेके बस ऐसे चलते चलते वहाँ गया, तो किसी से फ़ोटो मिल नहीं रही थी। अचानक सुनील शेट्टी की फ़ोटो दिख गई, तो ऐसा लगा कि वो जिस तरह से, मतलब ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ में जिस तरह से देख रहा है, सुनील शेट्टी की भी उसी पोज में फ़ोटो है। तो वो लिया मैंने उससे,
और फिर लेके हजरतगंज थाने के ठीक बगल में ही एक अमर फैक्स वाले हैं, कलर्ड फोटोकॉपी वही करते थे लखनऊ में। उनके पास वो काट के ले गया था मैं, कि वो काट के और इस पोस्ट कार्ड में से इसके सिर का हिस्सा लगाया। आप अभी भी देखिए अगर ध्यान से तो वो मिसमैच करता है गले के पास, लेकिन उसको सफ़ेद कागज़ पे एक चिपकाया और कहा कि बंटी नाम है उनका अमर फैक्स वालों की, कि बंटी भाई इसकी कलर्ड फोटोग्राफ निकाल दीजिए, अगर कोई अच्छा बनाने वाला हो तो जो ये कटा हुआ सा लग रहा है इसको थोड़ा सा ठीक कर दे वो। तो चूंकि उसने कलर्ड फोटोकॉपिंग का काम शुरू किया था, उसके पास एक्सपर्ट्स थे, उसने कहा भैया अभी मैं ठीक कराता हूँ, ठीक भी करा दिया। 50 कॉपियाँ उससे बनवाई, बना के ले गए, एसएसपी साहब को दिया। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सबको क्लिप भी, आप लोग फ़ोटो कहते थे, ये फ़ोटो शिव प्रकाश की है, और वो बांटी गई। और अगले दिन सारे अखबारों में, सारे टीवी चैनल्स पे, क्योंकि उसने तो धूम मचा ही रखी थी उस समय तक, सब में वही फ़ोटो दिखाई गई। फिर किसी ने इसको, नंबर हम लोग सुन रहे थे, फिर किसी ने इसको फ़ोन किया कि भैया आपकी फ़ोटो तो अखबारों में छप गई है। तो इसने कहा कि सवाल ही नहीं, मिल ही नहीं सकती। बोले भैया फ़ोटो तो आप ही की है। क्या पहने हैं? उनका डेनिम की शर्ट पहने हैं आप, जीन्स की। तो इसने कहा मैंने कभी पहनी नहीं आज तक, झूठ बोलते हो। बहरहाल उसने उसकी कटिंग कटवाई सारे अखबारों की, मंगवाया और फिर उसे देखा, और तब से वो दिमाग लगाता रहा मरने तक। पता नहीं लगा, लेकिन वो ये नहीं जान पाया कि फ़ोटो एक्चुअली आई कहाँ से, कहाँ से लाई गई। और उस समय तक वही, अब तो उसके मरने के बहुत बाद आप अगर यूट्यूबर्स बहुत ढेर सारे, वहाँ से कोई उसकी बचपन की फ़ोटो लगा देता है कोई, और बाकी फ़ोटो नहीं है कहीं पे, क्योंकि किसी ने दी ही नहीं। और जिसके पास थी भी उसने जला दी, कि ऐसा ना हो कल को ये शक हो जाए कि साहब मैंने फ़ोटो दी थी, तो जला दी। तो फ़ोटो और उसकी दूसरी कोई कहीं है नहीं इसके सिवा, वही डेनिम की शर्ट पहने हुए, लेकिन वो सुनील शेट्टी की फ़ोटो पर। अच्छा, आपको लगता है कि अगर यूपी में एसटीएफ नहीं बनी होती तो इसको पकड़ने में और देरी होती शिव प्रकाश? हाँ, देरी होती। देखिए ऐसा है ना कि जब एक डेडिकेटेड टीम बनाएगी एक क्रिमिनल गैंग के लिए, फिक्स टाइम 6 महीने, तो नेचुरली सबको अपना बेस्ट देना होगा। उसके बाद अगर न बनाई होती एसटीएफ तो हो सकता है 1-2 साल और चलता। लेकिन ऐसे क्रिमिनल्स की आयु बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अब देखिए हमारे यहाँ निर्भय गुजर, जैसे ही मोबाइल फ़ोन का चलन शुरू हुआ, निर्भय गुजर मारा गया। जैसे ही मोबाइल का चलन शुरू हुआ, वीरप्पन भी मारा गया। जब भी वो बाहर आके, और तो जब मोबाइल का चलन आता तब मारा जाता, थोड़ा टाइम लगता। लेकिन एक डेडिकेटेड बहुत छोटी सी टीम थी हम लोगों की, 15 लोग थे कुल, सबको मिला के। गाड़ियाँ थी हमारे पास, कमांडोज थे हमारे पास, और स्पेसिफिक काम था ना, तो लॉ एंड ऑर्डर का कोई और दूसरा काम ही नहीं था सिवाय इस गैंग को परसू करने के। और 6 महीने से पहले ही हम लोग सक्सेसफुल हो गए। फिर उसे 6 महीने और बढ़ाया गया, फिर 6 महीने बढ़ाया गया, और फिर परमानेंट कर दिया गया। आज की तारीख में एसटीएफ है, उसका बड़ा भारी ऑफिस है लखनऊ में, और सारे रेंजेस में उसके ऑफिसेज हैं, ब्रांच ऑफिसेज, और सब जगह, और सारे बड़े काम ऑर्गेनाइज क्राइम के एसटीएफ कर रही है। बहुत नाम है इस समय। आपने शिव प्रकाश शुक्ला का ना पूरा स्पैन देखा है, जब से वो उसने शुरू किया, जब तक उसका खात्मा हुआ। आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या, अगर हम उन चीज़ों को क्वालिटीज़ कह सकते हैं, उसमें रही जिसकी वजह से वो इतना बड़ा बन गया? देखिए हम क्वालिटीज़ तो कभी नहीं, किसी अपराधी की कोई क्वालिटीज़ नहीं होती हैं। कोई अपराधी की कभी बुरी क्वालिटीज़ कह लें अगर, वो उसकी कुछ चीज़ें थीं जिसने उसको इतना बड़ा बनाया। जैसे उसने 3 से अधिक कभी गैंग मेंबर्स बढ़ाए नहीं, और उसका वो एक्सप्लेनेशन देता था जो बातचीत में, या और जिन जिन लोगों को उसने डराया धमकाया, या जिनसे संपर्क में रहा, जिनसे बाद में हम लोगों से बातचीत हुई, उसका ये कहना था कि गैंग जितना बढ़ाओगे उतने ही मारे जाने के या पकड़े जाने के चांसेस होंगे। पुलिस भी अपनी तरफ से कोई कोशिश छोड़ नहीं रखती है, वो आपके साथियों को विन ओवर करेगी किसी भी तरह से, और फिर लोकेशन मिलेगी, और फिर ऐसा होगा वैसा होगा। एक तो ये था। दूसरा, वो अपने कॉन्सेप्ट में बड़ा क्लियर था कई चीज़ों के, जो बाद में बहुत काम आई हम लोगों के। दूसरा, उसने कहा कि लेने दो अच्छा फ़ोटो, जब वो फ़ोटो मिल गई लेने दो फ़ोटो। उसने 2 लाइनें उसमें कहीं, बोलो फ़ोटो देख के आदमी को कोई नहीं पहचान पाया। आदमी को देख के फ़ोटो में तो लोकेट कर सकता है वो, लेकिन फ़ोटो देख के भीड़ में से आदमी को पहचानना ये बहुत ही कठिन काम है, अगर
उसके फीचर्स सामान्य हैं। अब जैसे आँख कटी हुई है, नाक कटी हुई है, चेहरे पे बड़े बड़े स्कार्स हैं, तो कोई भी पहचान जाएगा। लेकिन सामान्य आदमी को फ़ोटो देख के भीड़ में चलते समय उसे कोई नहीं पहचान सकता। और फ़ोटो सर्कुलेट होने के बाद भी वो लगातार एक्टिव रहा, भीड़ में रहता था, आता जाता था, वसूली करता था, लोगों के सामने पड़ता था, लेकिन लोग पहचान नहीं पाते थे। तो दूसरा ये। तीसरा, वो जो उसकी मोडस ऑपरेंडी थी, जिन जिन लोगों को उसने चलती हुई गाड़ी से में मारा, जिसमें एक सत्येंद्र सिंह का मर्डर उसने किया था फैज़ाबाद में, उसका बहुत डिटेल में जिक्र किया है मैंने। तो वो ये कहता था कि जैसे उसके यहाँ आनंद को, उस ज़माने में जब आनंद उसके साथ था और सुधीर, दोनों को पान मसाला खाने की आदत थी। तो वो ये कहता था कि भाई आप चलती हुई गाड़ी में पान मसाला नहीं थूकेंगे, क्योंकि आप सिर निकालेंगे, पीछे अगर कोई लगा हुआ है तो वो पहचान जाएगा कि कौन किधर बैठा हुआ है। तो स्ट्रिक्टली फॉलो कराता था और डिसिप्लिन था इस मामले में कि जो लोग उनके साथ हैं वो फ़ोन पर किसी से क्या बात करेंगे, क्या नहीं करेंगे, किसको वो अपना अगला डेस्टिनेशन बताएंगे, किसको बिल्कुल नहीं बताएंगे। वो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करता था और फॉलो करवाता भी था। छोटा गैंग और असलहे वो कहता था कि बड़े रखो ताकि चूक ना हो। असलहे वो कहता था मल्टीपल रखो ताकि एक फेल हो जाए तो दूसरा फेल ना हो। और लगभग सब जगह जितने भी बड़े मर्डर उसने किए हैं, कई असलहे इस्तेमाल किए हैं, कई जो वेपन्स हैं वो उसने इस्तेमाल किए हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पे स्टिक करता था। इसकी वजह से वो इतने दिन तक चला और इतने दिन तक सक्सेसफुल रहा। तो ये सब उसको हम क्वालिटीज़ तो खैर कभी नहीं कहेंगे, लेकिन ये इन चीज़ों पर वो, जैसे पहले के डाकू थे, जो आप डाकू मान सिंह से शुरू करिए, चंबल के तमाम डाकुओं का इतिहास कि साहब वो अगर भीतर घुसेंगे तो महिलाओं को नहीं छुएंगे, बिल्कुल महिलाओं को नहीं छुएंगे। बहू अगर कोई नई आई है तो उसको नहीं छुएंगे, मतलब उसके शरीर से गहने नहीं उतारेंगे। मंगलसूत्र अगर किसी के उस पे है तो वो नहीं, जो बड़े वाले डकैत थे। और अब तो वो भी, अब ये कहा जाए कि साहब वो बड़े, अच्छा दूसरा ये था कि उस ज़माने के सारे बड़े जो डकैत थे रेवाइंस में चंबल के, वो जैसे कोई बहुत गरीब है और उसकी लड़की की शादी है और उसने अप्रोच किया कि नहीं है पैसा हमारे पास, तो शादी वादी के पैसे भी देते थे वो, लेकिन थे तो डाकू ही। तो वो उनका ये नहीं कहा जाएगा कि साहब ये बड़ा पुण्य का काम करते थे तो डाकू ही, जो रास्ते में आता था उसको मारते भी थे, लूट कर भी ले जाते थे। तो इस तरह से ये कुछ उसने अपने आप को, अभी अपने साथ के लोगों को डिसिप्लिन कर रखा था कि इनको फॉलो करेंगे तो हम लोग बहुत जल्दी अपने जो हमारा गोल है, विधायक बनना या सदन में जाना या मंत्री बनना, हम अपने गोल में कामयाब होंगे। ये उसकी चीज़ें थी जो उसको इतने बड़े अपराधों के बाद भी इतना लंबा खींच पाई। 22 सितंबर 1998 की बात है। हाँ। जिस दिन एनकाउंटर हुआ था, क्या कुछ हुआ था उस दिन? देखिए, हुआ तो मैंने भी किताब में बहुत डिटेल में लिखा है कि हम लोग परेशान थे। उसको एक दिन पहले जाना था रायपुर। इसमें वो उस दिन पहुंच नहीं पाया, प्लेन छूट गई उसकी गाड़ी। तो उसने भेजा कि जाके चेक करो कि क्या मैं इसको किसी दूसरे फ्लाइट पर ये पैसा लगा सकता हूँ। तो ये हुआ कि नहीं, वो लोग गए वहाँ पर, हम लोग सुन रहे हैं सब। चूँकि वो खुद नहीं गया था, सुधीर या इनमें से किसी को भेजा था, जो दूसरा लड़का था, तो हम लोग पहचान नहीं पाए। वो गया, उसने काउंटर पे पूछा, उनका साहब इस फ़्लाइट की, यानी इस कंपनी की दूसरी फ़्लाइट है नहीं, तो लिहाजा ये हम इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, आपको नया टिकट लेना होगा और किसी दूसरे दिन का आप अगर कहिए तो हम उसमें बना देंगे। ये बात कन्वर्सेशन में आ गई कि नहीं आ पाए। आपस में थोड़ी सी झिकझिक भी हुई कि ये सब की ज़रूरत न पड़ती, तुमको उठाते रह गए हम लोग, तुम उठे नहीं। इस तरह की बातें उसमें आई थी। बहरहाल फिर उसको जब ये तय हो गया कि फ़लाँ फ़्लाइट से वो जाएगा, तो अरुण कुमार साहब ने वहाँ डीसीपी से बात की, जो डीसीपी एयरपोर्ट सिक्योरिटी होते हैं, कि ऐसा ऐसा है, 2.5 लाख का इनाम है। और तब तो खैर सब लोग जान गए थे शिव प्रकाश शुक्ला के बारे में कि वो आएगा और फ़लाँ फ़्लाइट से उसे जाना है।
और जब वो सामान वामान सब जमा कर देगा, जब चेकिंग फ्रिस्किंग हो जाएगी, हम उसके बाद उसे पकड़ना चाहते हैं। तो खैर उन्होंने अपने सीनियर से बात की होगी, उनका साहब देखिए यहाँ CCTV कैमरे बहुत हैं एयरपोर्ट के भीतर और लोग बहुत रहते हैं, हम यहाँ अलाउ नहीं करेंगे। आपको जो करना है वो हमारे एरिया के बाहर, जो हमारे जुडिशियल है उसके बाहर करिए। बहुत बार कहा गया, बट उन लोगों को भी ये आइडिया था कि पकड़ने के बाद मारा ही जाएगा वो, जिस हिसाब से उसका प्रोफाइल चल रहा था। तो वो मना कर दिया उन्होंने। तब ये हुआ कि इसको बाहर कहीं देखा जाए, कि इस अंदाज ही लगाना था कि 3 लोग होंगे और किसी गाड़ी पर होंगे, गाड़ी को इंटरसेप्ट किया जाएगा, जो एयरपोर्ट की तरफ आने वाली जितने रास्ते हैं उन पे देखा जाएगा, बैरियर्स पे कोशिश की जाएगी। और सब पूरी तैयारी से, कमांडोज थे, हम लोग सारे लोग थे और काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो उस दिन नहीं आया। फिर या तो उसे आइडिया लग गया या फिर नेक्स्ट डे फिर हम लोग उस पे लगे सर्विलांस के उसके फ़ोन को सुनने में कि कहाँ रह गया आखिर। तो बहरहाल वो प्लान फिर उसने कैंसिल कर दिया कि नहीं अभी नहीं जाना है, जो जिससे भी बात की हो। लेकिन इसी बीच में गोरखपुर से हमारे जो वहाँ के DIG थे SN सिंह साहब, उन्होंने बताया कि वहाँ की एक लोकल लड़की से उसकी बातचीत चल रही है। उस लड़की का नंबर कई बार फिगर आउट हुआ था, वो लैंडलाइन नंबर था। तो लैंडलाइन नंबर उन्होंने वहाँ उसको सर्विलांस पे लगा रखा था। तो उन्होंने बताया कि ये कॉल दिल्ली के फला नंबर से है। हम लोग दिल्ली में ही थे उस समय, हम भी और पूरी टीम हमारी दिल्ली में ही थी। तो ये हुआ कि नंबर का है और एक PP सिंह साहब थे उस समय क्राइम ब्रांच में, यहाँ पे ACP थे, बाद में शायद अब नहीं है वो। तो PP सिंह साहब से पूछा सत्येंद्रवीर सिंह साहब ने कि इसकी लोकेशन देखिए। तो ये लोकेशन पता लगी कि GK2 का ये एक वो है, PCO है। तो तुरंत ही हम लोगों ने कहा कि चलो चल के देखते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग वो जो कौन सी आज़ादपुर मंडी है उसके पास एक होटल में रुके हुए थे, ताकि कहीं किसी को पता न लगे, शक न हो। सारे लोग वहीं थे, नवरात्रि चल रहे थे, कई लोगों का व्रत भी था, सेकेंड डे था। तो ये तय हुआ कि चलो 2-3 लोग चले जाओ PCO वाले से, क्योंकि उस समय ये हल्ला था कि साहब उसने दाढ़ी बढ़ा ली है, उसने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है और ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, पहचाना। उसके भी लोग तो हल्ला मचाया करते थे। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जाके ये देख लो कि इस आदमी ने, जिस आदमी ने अभी इतने बज के इतने मिनट पे बात की है, किस शक्ल सूरत की थी और कैसा था वो, क्या वाकई बिल्कुल चेंज था कि जो फ़ोटो में है उससे एकदम अलग। फ़ोटो ले हम लोग रखते थे अपने साथ। वहाँ जब गए तो वो देखते हुए उसने कहा कि हाँ सब इसी आदमी ने तो बात की है। कलर, गाड़ी का कलर पूछा गया। वो एक कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स में एक गेट बना हुआ था वो, और वो दुकानें थी उसके भीतर। ये ग्राउंड फ्लोर पे ही दुकान थी। तो उन्होंने कहा साहब एक बड़ी अच्छी सी सीलो गाड़ी मोस्ट प्रॉब्ली है, उस गाड़ी पर ये बैठ के गया है। तो फिर हम लोगों ने सीलो, चूंकि उस समय बहुत पॉपुलर नहीं थी, अगर मारुति पे रहा होता तो बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि बहुत उस समय 98 में मारुति बहुत थी दिल्ली की सड़कों पे, सीलो थोड़ी कम चलती थी। तो सीलो का पीछा करते करते, पूछते फिर धीरे धीरे उसकी लोकेशन मिलने लगी। साहब इस तरफ से गई है, इस तरफ से गई है। हमारे ट्रैफिक के सिपाहियों ने उसमें बड़ी मदद की थी। फिर वो गाज़ियाबाद की तरफ घुस गई। फिर गाज़ियाबाद में एक VPN सिंह करके एक इंस्पेक्टर था, SSP साहब मेरे अरुण कुमार साहब, वो गाज़ियाबाद भी पोस्टेड रहे, तो उनका इंस्पेक्टर रहा होगा। तो उन्होंने फ़ोन किया गाड़ी से ही कि ये रास्ता इधर से जाना बताया जा रहा है, कहाँ जा सकता है। तो वो पास में कहीं था, उसने कहा सब मैं भी आ जाता हूँ। तो वो भी आ गया। तो उसने जो पॉसिबल रास्ते, चूँकि गाज़ियाबाद में ही कई सालों से पोस्टेड था, तो वो जो है उसने बताया कि साहब इधर से जा सकता है। और फिर थोड़ी देर में हम लोगों को सीलो दिखाई पड़ गई। फिर उसने तेज़ किया, उसने बचना शुरू किया। VPN सिंह ने और अपने तमाम SOs को कहाँ पे बैरियर लगाना है। लेकिन तब तक वो इंदिरापुरम उस समय अंडर कंस्ट्रक्शन था, अब तो बहुत बड़ा हो गया है। तो उसमें 2, 4, 6 ही हाउसिंग कॉम्प्लेक्स थे, बाकी जंगल था पूरा। फिर हमारे ख्याल से बचने के लिए जब वो आगे गया है, तो आगे से वो रास्ता बिल्डिंग मटेरियल से ब्लॉक था
और बाकी जंगल टाइप का था। तो फिर वहाँ घेरा गया, फिर वो निकल के गोली चलाने लगा। कोशिश की उसने जंगल में, दिन की बात है 11 बजे, जंगल में भागने की कोशिश की। फिर उसके फायर का जवाब भी दिया गया। और फिर जैसे होता है जब गोली चलती है, हम भी चलाएंगे। हम तो ये कोशिश कर रहे थे कि हम जिंदा पकड़ें और ये भागने ना पाए। तो फिर गोलियां चली। थोड़ी देर में जब शांत हो गया सब, तो जाके देखा उसे गोलियां लगी हैं। तुरंत हॉस्पिटल ले गए, लेकिन तीनों ब्रॉड डेड हो गए थे उस समय तक। तो ये घटना हुई थी। उसकी फिर FIR की गई। फिर उस दिन लखनऊ में असेंबली चल रही थी। असेंबली एक दिन का स्पेशल सेशन चल रहा था किसी बजट के सिलसिले में। वहाँ पर हमारे जो वहाँ रजनीकांत मिश्रा साहब SSP लखनऊ थे, उन्होंने भाग के वो विधानसभा गए और मुख्यमंत्री जी को सूचना दी, कल्याण सिंह जी को, कि वो अपने गैंग के साथ मारा गया है। फिर विधानसभा में उन्होंने खड़े होके अनाउंस किया कि जो दुर्दांत अपराधी था उसको हमारी पुलिस ने, हमारी STF ने मार दिया है। फिर जैसा आपने शुरू में बताया कि पूरा सारी मेज़ें थपथपाई गई, सभी विधायक खड़े हो गए। मुख्यमंत्री ने वहीं घोषणा की कि हम प्रत्येक सदस्य को 1 लाख रुपए नकद देंगे, और जो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन जिनका भी पॉसिबल है नियमों में, उन सबको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देंगे। और तभी से आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का एनकाउंटर के बाद ये सिलसिला शुरू भी हुआ उत्तर प्रदेश में। तो उसमें जितने भी नॉन गस्टेड अफसर थे सबको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया। पैसा 1-1 लाख रुपए सबको गस्टेड नॉन गस्टेड को दिया गया। और फिर तो बाकी चीज़ें हिस्ट्री हो गई। फिर अखबारों में और महीनों तक निकलता रहा कि इससे संबंध थे। बाकी तो आप जानती हैं। अच्छा, आपके इस एनकाउंटर के बारे में हम लोगों ने इतनी बात की है, इतने वीडियोस देखे हैं, इतनी जगह पढ़ा है। इसके अलावा आपने कितने एनकाउंटर्स किए हैं या कहाँ कहाँ शामिल रहे हैं? नहीं, एनकाउंटर्स तो बहुत किए हैं। देखिए, 4 तो वही हैं जिनमें महामहिम राष्ट्रपति का इंडियन पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री है मेरी। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा एनकाउंटर किया था, बबलू श्रीवास्तव गैंग से हम लोगों की मुठभेड़ कलकत्ता में हुई थी। उसका भी इसमें तो जिक्र नहीं है, मेरा चैनल है किस्सा गोई, उसमें जिक्र है। उसमें एक बहुत बड़े व्यापारी की किडनैपिंग का था। SD पूनवानी शायद उनका नाम था। दुबई में उनके होटल थे। उनकी किडनैपिंग का अटेम्प्ट हुआ था। देखिए, ये वो पीरियड था जब देश भर में बड़े बड़े उद्योगपतियों की किडनैपिंग हुई थी, बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों की। और उसमें बबलू श्रीवास्तव, फजलुर रहमान और ये बाकी जो गैंग्स हैं, इन लोगों ने किडनैपिंग की थी। 1 जनवरी 98 को गौतम अडानी की भी किडनैपिंग इन लोगों ने की थी, उनसे लिया था रैंसम। और बाबू भाई सिंघवी जो सबसे बड़े गुजरात के नमक के व्यापारी थे, उनकी भी किडनैपिंग हुई थी। और इसकी भी SD पूनवानी की भी किडनैपिंग के सिलसिले में वहाँ आमने सामने गोली चली थी पार्क स्ट्रीट पे, जिसमें बबलू श्रीवास्तव गैंग के 4 लोग मारे गए थे और 2 जिंदा बचे थे, जिनमें से एक जो है वो मनजीत सिंह मांगे था, जो कस्टम कलेक्टर LD अरोरा के मर्डर में CBI से वांटेड था। LD अरोरा एक बहुत ही अपराइट और ब्राइट कस्टम कमिश्नर हुआ करते थे मुंबई में, और दाऊद के खिलाफ उन्होंने बहुत ज़्यादा कार्रवाई की थी। फिर दाऊद ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उनका ट्रांसफ़र इलाहाबाद करा दिया था, प्रयागराज। और वहाँ पर बबलू, मंगे और एक सैनी, इन तीनों ने मिलके उनको उनके जब वो मॉर्निंग वॉक से जा रहे थे उनके घर की सीढ़ियों पे मार दिया था, गोली मार दी। उसमें वांटेड था वो। तो ये किडनैपिंग वो लोग कर रहे थे और आमने सामने गोलियाँ चली थी। सवेरे का टाइम था, बच्चे स्कूल जा रहे थे, सबने देखा था। वो भी बड़ा एनकाउंटर था। इसके अलावा बहुत ढेर से इनामी बदमाश, बहुत ढेर से गैंगस्टर। मुन्ना बजरंगी जो है, इसके साथ सत्येंद्र गुर्जर था, वो मर गया था। इसे 9 गोलियां लगी थी, बच गया था। बाद में जब ये वहाँ मारा गया बागपत जेल में, तो एक गोली जो उसकी बची थी वो उसमें भी पोस्टमार्टम में निकली थी। ऐसे बहुत ढेर सारे यूपी में जो भी रिवार्डेड क्रिमिनल्स थे, किडनैपर्स थे, ऑर्गेनाइज क्राइम उस समय बिल्कुल चरम पे था। और उसी बीच हम लोगों को वो CDR मिलनी शुरू हो गई थी। नया नया मोबाइल आया था 98 में, और बड़ा महंगा था, इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों के पास नहीं था। ये जो बड़े वाले थे गैंगस्टर्स, ये ख़रीद लेते थे, क्योंकि ये 27 रुपये
पर मिनट तो आउटगोइंग कॉल थी और 10 रुपये पर मिनट इनकमिंग कॉल थी। तो इतना महंगा सामान्य आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो लेकिन इन सब के पास ये आ गया था। और उस समय लिसनिंग की सुविधा तो नहीं थी पैरेलल वाली, लेकिन सीरियार निकल आती थी, उससे लोकेशन मिल जाती थी इनकी, कहाँ पे हैं, किससे बात कर रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे जब टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ तो उसके बाद, और उस पीरियड में जब इन लोगों को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि फ़ोन सुन के भी हमको लोकेट किया जा सकता है, उस पीरियड में बहुत एनकाउंटर हुए। एसटीएफ ने बहुत एनकाउंटर किए, 100 से ऊपर एनकाउंटर किए। उसमें उस पीरियड के ज़्यादातर एनकाउंटर्स में मैं शामिल रहा, मैं भी, सत्येंद्रवीर सिंह साहब भी, एक इंस्पेक्टर था हमारा अविनाश मिश्रा, एक इंद्रजीत सिंह तेवतिया डिप्टी एसपी थे। ये 7-8 लोगों की टीम थी। हम लोगों ने खूब काम किया और लोकेशन मिलती रही और हम लोग ज़्यादातर इसमें रिवार्डेड क्रिमिनल्स थे और मारते रहे। एक सवाल जो हमेशा उठता है पुलिस के एनकाउंटर्स को लेकर, वो ये होता है कि सारे एनकाउंटर्स सही होते हैं। नहीं, बिल्कुल सही होते हैं। किसने कहा कि गलत होते हैं? लोगों को लगता है ना कि जैसे हैदराबाद वाला केस भी हुआ था, उसमें लोगों ने बहुत वाहवाही की क्योंकि जो मारे गए थे उनको लोग चाहते थे कि उनका खात्मा हो। हाँ, देखिए ऐसा है। लेकिन कई बार जो हम लोगों को टीवी में भी दिखा दिया जाता है, मूवीज में दिखा दिया जाता है कि क्रिमिनल से कहते हैं भागो, हम पीछे से मांग रहेंगे गोली। ठीक बात है। देखिए ऐसा है ना कि जब भी आप किसी बड़े अपराधी का या कभी बड़ा अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया मान लिया, तो अपराधी वो इसलिए इतना ऊपर तक पहुंचा क्योंकि उसके चंगू मंगू भी हैं, उनके लोग भी हैं, और खासकर परिवार वाले। आप हमको बता दीजिए कि किस परिजन ने, सारे बड़े अपराधियों की जितने बड़े एनकाउंटर हुए, किस परिजन ने ये कहा कि बड़ा अच्छा हुआ वो मारा गया, या पुलिस ने इसको मुठभेड़ में मार लिया, ये बहुत अच्छा किया, वो इसी काबिल था? किसने? कोई नहीं कहता। सब यही कहते हैं कि साहब पुलिस उठा के ले गई, वो मार दिया। एक ही आरोप पुलिस पे लगता है, वो चाहे यूपी की पुलिस हो, चाहे एमपी की हो, बिहार की हो, वहाँ की हो, महाराष्ट्र की हो, दिल्ली की हो, कि साहब वो तो फलां दिन उठा के ले गया तो पुलिस ने मार दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और उत्तर प्रदेश में तो हमारे जितने बड़े एनकाउंटर हुए हैं सबकी जांच हुई है, तमाम की जुडिशियल इंक्वायरी हुई है, और जहां गलत किया है वहां सज़ा भी मिली है। बहुत से पुलिस अफसर जेल में हैं आज की तारीख, देश भर में बहुत से पुलिस अफसर जेल में हैं। तो अगर कहीं पे किसी का स्वार्थ इन्वॉल्व हो गया किसी पुलिस अफसर का और तब एनकाउंटर हुआ तो नुकसान तो होना ही है, होगा नुकसान। अच्छा, आप 3-4 दशक तक पुलिस में रहे हैं, आपने बहुत काम किया है। सबसे ज़्यादा शांत कौन सी जगह देखी आपने यूपी में, जहाँ क्राइम रेट हम कह लें कि थोड़ा कम है, और सबसे ज़्यादा उपद्रवी आपको कहाँ मिले यूपी में? देखिए उत्तर प्रदेश में उपद्रवी कहना तो देखिए ठीक नहीं है। उपद्रवी तो जैसे वो जंगल राज टाइप का है, लेकिन क्राइम अगर देखें जहाँ हर तरह का क्राइम हो और क्राइम के चैलेंजेस बहुत हों, तो वो वेस्टर्न यूपी के ज़िले हैं। और मैं जहाँ पोस्टेड रहा, जैसे मेरठ है, मेरठ में जो क्राइम की किताबों में जितने भी तरह के क्राइम संभव हैं वो सब होते हैं, कोई ऐसा नहीं है। अब आसपास के ज़िलों का भी वही हाल है, लेकिन जहाँ मैं रहा हूँ बड़ा चैलेंजिंग ज़िला है। और ऐसा नहीं है कि वो कभी कंट्रोल किसी ने नहीं किया, बहुत अच्छे अधिकारी आए, उन्होंने कंट्रोल किया, बड़ा नाम हुआ उनका, बहुत उसको अच्छे से कंटेन किया। लेकिन ये है कि वो उसकी चाहे आप जोग्राफिक लोकेशन कह लें या कुछ हिस्टोरिक कह लें, कुछ वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है एक ज़माने में, तो वहाँ पे हर तरह का क्राइम बड़ा चैलेंजिंग है और दिन भर कुछ न कुछ चैलेंजेस लॉ एंड ऑर्डर के और क्राइम के आते रहते हैं। और बाकी सब जगह वैसे ही सामान्य है। जैसे मैं एसएसपी लखनऊ रहा, एसएसपी लखनऊ में या लखनऊ में पुलिस के लिए अलग तरह का चैलेंज है। रोज़ विधानसभा के सामने धरना है, प्रदर्शन है, लॉ एंड ऑर्डर बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अलीगढ़ रहा, अलीगढ़ में कम्युनल प्रॉब्लम है। आपको दिन भर में 1-2 या तो शिकायत मिल जाएंगी कि साहब फलाने 2 वर्गों के बीच में, या कोई छोटा मोटा झगड़ा मिल जाएगा, और बड़े झगड़े भी बहुत हुए हैं। मुरादाबाद और अलीगढ़ ये 2 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर सांप्रदायिक दंगे बहुत बड़ी संख्या में हुए हैं, हिस्ट्री में कह लें आप या इंडिपेंडेंस के बाद कह लें आप। मुरादाबाद तो मैं नहीं रहा कभी, लेकिन अलीगढ़ में इसकी हिस्ट्री है, वहाँ रहा मैं,
और वहाँ इसका बड़ा भारी चैलेंज है। तो हर ज़िले की अपनी प्रायोरिटी है, अपने चैलेंजेस हैं, और ये पुलिस के काम करने का तरीका है। कभी कभी बॉस बहुत अच्छे होते हैं तो प्रदेश भर में कुछ नहीं होता, और कभी कभी इतना बड़ा प्रदेश है, आप देखें ना, 18-20 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, और यहाँ सब चीज़ें लिमिट में रखना, वो जो रख पाता है वो उसकी वाह वाह होती है, बहुत से लोगों ने किया। और नहीं जो रख पाता है, फिर पब्लिक तो पब्लिक है, डेमोक्रेसी है, किसी की ज़ुबान पे कोई ताला नहीं है, कहने वाले कहेंगे। अच्छा, आपने बड़े बड़े गुंडे माफियों से डील किया है, मगर हम आमतौर पर भी देखते हैं कि अगर 4-5 लड़कों का भी कोई ग्रुप होता है ना, तो उसमें किसी को बोल देते हैं अरे ये हमारे ग्रुप के दादा हैं, यहाँ के बाहुबली हैं, डॉन हैं, ये ऐसे टाइटल्स बहुत चलते हैं और लोग बहुत फक्र महसूस करते हैं। बिल्कुल हैं। देखिए, यही फैसिनेट करता है। उस ज़माने में जब इस तरह का आदमी चलता था, एक तो 20-25 गाड़ियों का काफिला लेके चलना, दूसरा एक कलर की गाड़ियों का काफिला लेके चलना, तीसरा एक जैसे या 444 आगे हो चाहे पीछे हो, इस तरह की नंबर की गाड़ियां लेके चलना। फिर आप उसकी विंडो उतार के 2 राइफ़ल इधर से 2 राइफ़ल इधर से, ये बड़ा जो फेंस सिटर्स लड़के हैं उनको बड़ा फैसिनेट करता है। और फिर थोड़े दिन बाद पता लगा सब ये विधायक हो गए या ये सांसद हो गए। तो यंगस्टर्स जो हैं, जो कच्चा दिमाग जिसे कहते हैं, डेवलपिंग माइंड जिसका है, तो उसको ये लगता है कि साहब इससे बढ़िया तो कोई काम ही नहीं है। जरा सी आपकी धाक बन जाए क्राइम में, 10-20 गाड़ियाँ मिल जाएंगी, लोग मिल जाएंगे, राइफलें मिल जाएंगी, और फिर पॉलिटिकल पार्टीज आपको टिकट दे देंगी, और आप इसी के दम पे इलेक्शन भी जीत जाएंगे, विधानसभा पहुंच जाएंगे, संसद पहुंच जाएंगे। तो फिर वो उस इमेज को ही बाहुबली का कोई ऐसा डिक्शनरी का कोई टर्म नहीं है, या पुलिस का ही। बाहुबली का ये मतलब है कि जो अपने बाहु के बल से, मसल पावर से वो किसी चीज़ को अचीव करे। कुछ लोग रुपया पैसा अचीव करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी अचीव करते हैं, कुछ पॉलिटिकल गेन के लिए करते हैं, वो बाहुबली है। तो वो है। अगर श्री प्रकाश शुक्ला का काम हो गया होता, मतलब अगर एनकाउंटर नहीं होता और जो उसके मंसूबे थे कि इलेक्शन पास में आ जाए, उसके बाद हम सरेंडर कर देंगे, अंदर जाके इलेक्शन लड़ लेंगे, आपको लगता है कि वो सरेंडर करने की तो बात ही नहीं कभी उसने की। वो ये कहता था कि साहब देखिए, अपने गुरु को वो ये कहता था, सूरज भान को, कि भाई 10-12 आप लड़ाइए, 20-25 हम लड़ाएंगे। बल्कि उसने आइडेंटिफाई कर लिए थे कौन कौन से विधानसभा में हम लड़ाएंगे। अच्छा। और फिर हमारे आदमी जीतेंगे भी, हम देखते हैं कौन हराता है। और अगर बहुत ज़रूरी हुआ तब फिर हम नॉमिनेशन के लिए जाएंगे, वहीं पकड़े जाएंगे, नॉमिनेशन करके आएंगे, फिर जेल में रहेंगे, जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। तो सरेंडर की बात पे तो बिदक जाता था उससे। जिस किसी ने कहा सरेंडर, बोले क्यों सरेंडर करूं मैं, काहे को सरेंडर करूं। बिहार में भी बात एक जगह फंसी थी, तो उसने कहा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा सरेंडर, पुलिस में दम हो तो आए 2-2 हाथ कर ले। तो वो तो बहुत जैसे बददिमाग टाइप का कह लें, या बड़ा दुस्साहसी किस्म का अपराधी था, बहुत दुस्साहसी था। उसके दुस्साहस के तो बहुत ढेर सारे किस्से हैं क्राइम में। लेकिन अगर वो जिंदा होता, अगर जिंदा नहीं होता तो देखिए वो तो उसने पॉलिटिक्स उसका, में आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल आता, वो उसके दिमाग में वो कीड़े थे राजनीति में आने के। और वो इन्हीं लोगों को कहता भी था कि जैसे ये वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी हैं, ये अपराध करके, ये बड़े भारी माफिया थे, अपराध करके ये विधानसभा पहुंच गए, मंत्री भी हो गए कई बार, तो हमें भी यही करना है। और हम लोग आमतौर पर सुनते भी तो आते हैं, घर में भी हम लोगों को यही सब सुनाया जाता है कि ऐसे नहीं कि कोई ऐसे ही मंत्री बन जाता है। हाँ, ठीक बात है। या आधे से ज्यादा लोगों को अगर हम लोग बोले, और हम लोगों के पास ऐसी रिपोर्ट्स भी है जिसमें बताया जाता है कि कितने कितने मंत्री हैं जिन पे कितने केसेस हैं। हाँ, एक तो कोई संस्था है बाकायदे, जब आप नॉमिनेशन करते हैं और आपके मुझे लगता है एडीआर की खूब रिपोर्ट, एडीआर की रिपोर्ट हर इलेक्शन में आती है कि साहब इसमें इतने मंत्री हैं जिन पे इतने मुकदमे हैं, 5 से अधिक मुकदमे वाले इतने विधायक है, इतने सांसद हैं, 10 से अधिक मुकदमे वाले। और पॉलिटिकल आदमी उसका कैसे प्रतिकार करता है, उसको कैसे काटता है। वो कहता सब ये राजनीतिक मुकदमे हैं, सब ये कोई हमारे उसके मुकदमे थोड़ी, सब राजनीति में जो हमारी सरकारें नहीं थीं तो राजनीतिक दुर्भावनावश ये मुकदमे हमारे ऊपर लादे गए थे, मैंने कुछ नहीं किया था। लगभग यही लाइन सभी राजनीतिक व्यक्ति कहते हैं जिनके लिए कहा जाता है कि आपका आपराधिक इतिहास है। लेकिन इम्पैक्ट क्या रहा? श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया, उसका एनकाउंटर हुआ, उसके बाद जो बाकी छोटे मोटे
लोग रह गए, उसके टुटपुंजे रह गए जो उसके पीछे जाके उसकी बातें करते थे, उन पर क्या असर पड़ा? नहीं, असर क्या, देखिए उसका अपना जो गैंग था, 3 आदमियों को तीनों मार दिए गए। उसके बाद जो छोटे छोटे थे वो ज़्यादातर, वो फिर जब एक बार लीडर उनका ख़त्म हो गया या गैंग ख़त्म हो गया, तो छोटे मोटे को तो थाने वाले ही घेर के पकड़ लाए, मार भी दिया। अब उसके नाम पे अब कोई चीज़ बची नहीं है। हमें नहीं लगता है कि कोई चीज़ और उसकी बची है। और टाइम भी बहुत हो गया, देखिए 25-30 साल में तो सब चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं कहाँ। हाँ, वो अच्छा, कितना प्रेशर रहा था पुलिस पे? क्योंकि शुरू में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे, आपकी बुक में भी ऐसे किस्से पढ़े कि मनोबल गिर जाता था, पता चलता था फलानी जगह पर है, जाओ, वहां से गायब हो चुका है। उसके कितने अड्डों पर आप लोग पहुंचे, उसके कितने घरों पर आप गए, क्या होता था उस टाइम का माहौल? नहीं, देखिए मैंने कहा ना आपको कि देखिए हमारे पास कोई बहुत, हम तो मैनुअल जो हमारा इन्फॉर्मर था, हम उसके इन्फॉर्मेशन पे काम करते थे। हमारे पास कोई ये मोबाइल तो ये उसके ठीक मतलब इसी ऑपरेशन के दरमियान ही मोबाइल का चलन शुरू हुआ। मोबाइल पे आप ही ऑपरेट कर रहे थे? हाँ, जितना भी नहीं, काम? और कोई नहीं, सिर्फ मैं ही। उस समय बिल्कुल नया नया आया था, CDR पढ़ना हम लोगों में से किसी को नहीं आता था। और श्री प्रकाश शुक्ला के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था, उसको नहीं समझ में आ रहा था कि बिना कटिया लगाए, बिना तार कैसे सुन सकते हैं ये। हाँ। कंसेप्ट ही वही था। हाँ। वो जब आपके फ़ोन को सुना जाना है तो वो टेलीफोन वालों की मदद से उसमें से डबल पेयर निकाल के, और फिर हम लोगों ने भी किया, तो ये तुरंत पता लग जाता है कि साहब ये लोग फ़ोन सुन रहे हैं। लेकिन बिना तार के सुन सकते हैं, ये बहुत दिनों तक ना उसकी समझ में आया ना बाकी किसी क्रिमिनल के समझ में आया, जब तक समझते समझते पुलिस ने अपना काम कर लिया था। ये हुआ था उस जमाने में। तो यही है ना कि वो एक ऐसा पीरियड था, हमने तो दोनों पीरियड देखा है। आपको क्या लगता है, जो टेक्नोलॉजी के आने की वजह से पुलिस वालों को ज़्यादा मदद मिली या फिर ऐसे बदमाशों को? नहीं, पुलिस वालों को तो हर हाल में मदद ज़्यादा मिली। आप देख लीजिए लास्ट 5 ईयर्स में, या आप पिछले 3 सालों में देख लीजिए, जितने बड़े क्रिमिनल केसेस हुए, जितने भी बड़े, वो CCTV फुटेज से खुले। आप लेटेस्ट देख लीजिए सैफ अली खान का। सच बात है कि वो तो CCTV फुटेज से ही तो हुए, टेक्नोलॉजी से ही हुए, फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से ही हुए। और एक मैं कोट करता हूँ कभी कभी, एक सूरत में ग्रीष्मा वकारिया मर्डर केस हुआ है। बच्ची थी, इंटरमीडिएट करके कॉलेज गई थी, और कोई लड़का उसको पीछा उसका करता था, और किसी दिन उसने अपनी मन की बात उससे कह दी, बहुत नाराज़ हुई, फिर वो अपने घर पहुंच गई, ये पीछे पीछे पहुंच गया, चाकू इसके पास था, बैग में रखे हुए था। ये घर में घंटी बजाई, उसके चाचा निकले, उनको चाकू मार दिया। हल्ला हुआ तो वो लड़की भी निकल के आई, उसका बाल पकड़ के बाहर ले गया, गर्दन पे चाकू लगाया। पार्क का एक कोना है, बहुत फेमस केस है, आप इसको देखिएगा। शाम के 4 बजे की बात है, और भीड़ थी वहाँ, तमाशबी। उसने गर्दन पे चाकू लगाई कि मैं मार दूंगा, नहीं हाँ कहोगे मैं शादी करूंगी, इस तरह की कोई बात थी। और फिर उसने बात करते करते, जब लोग मना करते रहे कि मत करिए, और 150-200 लोग उसको रिकॉर्ड करते रहे अपने मोबाइल पे, और वो गर्दन पे चाकू लगाए, अचानक उसने चाकू से उसकी गर्दन काट दी, और मौके पे ही वो बच्ची मर गई। पुलिस ने सिर्फ इतना किया कि एक छोटा सा प्रेस रिलीज़ किया कि जो लोग मौके पे थे उस समय, उन्होंने अगर अपने मोबाइल फ़ोन से ये वीडियो रिकॉर्ड किया है तो वो थाने को दे दें, फलां नंबर पे आईओ को दे दें। 100 के आसपास लोगों ने अपनी वो वीडियो जो उन्होंने वहाँ रिकॉर्ड की थी वो दे दी। उनके फ़ोन, उन्होंने कहा साहब 1 हफ्ते के लिए हमें दे दें, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन इसका कराएंगे कि ये वीडियो आपके ही फ़ोन से रिकॉर्ड किया गया है या दूसरे फ़ोन से, या किसी से आपने मांग के दिया है। दूसरा, उनके नंबर से ये पता कर लिया आपकी लोकेशन वहाँ थी कि नहीं थी। तो 3 चीज़ें पुलिस ने कंफर्म कर ली कि जिन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया ये वहाँ मौजूद थे, अपने फ़ोन से उन्होंने पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड किया है जिसमें ये चीज़ें दिख रही। छोटा सा ट्रायल हुआ और उसमें उस लड़के को फांसी हो गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। तो और अगर ये टेक्निक्स ना होती, इक्विपमेंट्स ना होते, मोबाइल फ़ोन ना होते, मोबाइल की फॉरेंसिक्स ना होती, तो पुलिस उसमें गवाह ढूंढती, कल को उसके घर वाले उन गवाहों के हाथ पैर जोड़ते कि भैया बच्चे का सवाल है, यंग है, मर जाएगा, और ये सालों साल ये मुकदमा चलता, सालों साल चलता, और तब कहीं बहुत थोड़े से समय में डिसाइड हो गया, हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो और
बाकी भी इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जैसे आपने देखा होगा सारा साइबर क्राइम मोबाइल से ऑपरेट हो रहा है। सारे डिजिटल अरेस्ट, अब किसी की कनपट्टी पे बंदूक लगा के उसके घर का सामान ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको फ़ोन किया, एक पुलिस की वर्दी में आदमी फ्रॉड बैठा हुआ है, उसने कहा साहब आप डिजिटली अरेस्ट हैं, और ईडी और सीबीआई ये सम्मन वो सम्मन, और आपके लाखों रुपए उसने, तो उनको भी मदद मिली। तो ये जो टेक्नोलॉजी है या जो एडवांसमेंट है या कम्युनिकेशन का जो एडवांसमेंट है, वो पुलिस को तो खैर बहुत लाभ हुआ उससे, लेकिन बदमाश भी इसका, क्रिमिनल्स भी इसका लाभ उठा रहे हैं, और खासकर साइबर क्राइम वाले तो बहुत ही लाभ उठा रहे हैं। तो दोनों चीज़ें हैं। नहीं, अभी आपने डिजिटल अरेस्ट की बात की, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं कि क्या डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ होता है, क्योंकि हमने बहुत केसेस सुन लिए। कहीं इसका कोई प्रावधान नहीं है, कानून में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। अभी 3-4 संडे पहले प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जो संडे को मन की बात का प्रोग्राम करते हैं, पूरा प्रोग्राम ही उन्होंने डिजिटल अरेस्ट पे किया है, और उसमें स्पष्ट किया है कि सीबीआई, ईडी जैसी जो संस्थाएं हैं वो टेलीफोन पे आपसे न तो इस तरह की सूचना चाहती हैं, न टेलीफोन पे अरेस्ट करने की, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट का कोई प्राविधान, इवन नई जो ये भारतीय न्याय संहिता और बीएनएसएस है, इन सब में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्राविधान नहीं। लोगों के को डरा के कह लीजिए, धमका के कह लीजिए, उनको मेंटली परेशान करके उनके खाते खाली कर देते हैं ये लोग, लेकिन ऐसा कोई प्राविधान ही नहीं है। जब भी इस तरह का कोई आए तो वो जो एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर फ़ोन करके बता दीजिए, बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। जब लॉ में ही इसका कोई प्रोविज़न नहीं है तो फिर डरने की कौन सी बात है? क्यों लोग डर जाते हैं, क्यों लोग उनके चक्कर में पड़ जाते हैं? वो कहते हैं कि लीजिए अपने बेटे से बात कर लीजिए, आपका बेटा फलां केस में पकड़ा गया है, छुड़ाना चाहते हैं तो फ़ौरन इतना पैसा इस अकाउंट में भेज दीजिए। आजकल तो एक नया तरीका है कि आपका कोई पार्सल नहीं आ रहा है, आपके पार्सल में कुछ वो सब चीज़ें देखिए, उन्होंने कहा आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल करके एक पार्सल आया है जिसमें ड्रग्स हैं, और आपके खिलाफ ये सर्च वारंट जारी होने वाला, ये हो रहा है। वो आदमी घबरा जाता है, वो कहता है कि नहीं साहब हमने तो कोई, बोले नहीं आपके उसका इस्तेमाल किया गया, ड्रग्स हैं या और दूसरा सामान बता दिया, फिर ये बताया कि कस्टम्स ने इसको रोक लिया है, इसको क्लियर कराइए, आपके खिलाफ मुकदमा है। तो इस तरह की वो हर तरह की, अच्छा जो इसमें पकड़े भी गए हैं ये सब कोई ऐसा नहीं है कि MBA MCA या कंप्यूटर के एक्सपर्ट, ये सब कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इतनी एक्सपर्टाइज हो गई उनको इस क्राइम में, और अब तो सीनियर सिटीजन्स को टारगेट कर रहे हैं, जो पुराने लोग हैं उनके बेटे के नाम पर, बेटी के नाम पे, या इस तरह से धमका के। तो ये तो जो हमारा टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ है उसी का फ़ायदा वो उठा रहे हैं। आदमी सोचता है कि वो आदमी वर्दी पहन के बैठा हुआ है, रोबीली आवाज़ में बोल रहा है, थाने के पीछे थाने का वो लगा हुआ है, थाने जैसा वो दिख रहा है सेटअप जहाँ से वो बोल रहा है, तो हो न हो कोई बात गलत हो गई है। लेकिन ऐसा किसी तरह का कोई, हमारे नए कानूनों में भी डिजिटल अरेस्ट का, जबकि बहुत ढेर सारे, जैसे पहले डिजिटल रिकॉर्ड्स एविडेंस की तरह नहीं माने जाते थे, लेकिन अब बीएनएसएस में वो जो रिकॉर्ड है आपके CDR को भी एज एविडेंस माना जाएगा, आपकी मेल को भी एज एविडेंस, ऐसी हर चीज़ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टैंपिंग होती है। जैसे आप कोई मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, तो किस समय आपने किया है वो उसमें समय आता है, किसी का मैसेज आया है तो वो भी समय आता है, तो वो स्टैंपिंग है उसके, आपके उस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की। तो जिस किसी भी चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक स्टैंपिंग है वो एज एविडेंस इस्तेमाल की जाएगी। अच्छा, जब फ़ोन टैप किए जाते हैं या अगर पुलिस चाहे तो वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन किसी के फ़ोन से निकाल सकती है? जैसे हम लोगों को मालूम है कॉल रिकॉर्ड्स पता चल जाते हैं, ड्यूरेशन पता चल जाती है, पैरेलल फ़ोन सुने जा सकते हैं? नहीं, पैरेलल फ़ोन्स सुने जाते ही हैं, सुने जाते नहीं, सुने जाते हैं, लेकिन उसका भी प्रोसेस अब ऐसा किया गया, जैसे होम सेक्रेटरी उस स्टेट का वही परमिशन देगा, जो IT एक्ट है उसके प्रोविजंस की तरह उनके प्रोविजंस के तहत देगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि ये किस केस से संबंधित नंबर है और इससे क्या आपको लाभ होने वाला है।
तो थोड़ा अब स्ट्रिक्ट हो गया, पहले नहीं था ऐसा, लेकिन अब ये स्ट्रिक्ट हो गया है। फ़ोन सुने भी जाते हैं आपका, जैसे आपने कहा कि साहब हम तो उस पर बात करते हैं व्हाट्सएप कॉल पे या आप इंटरनेट कॉलिंग पे बात करते हैं, तो ठीक है, आपकी जितनी देर की इंटरनेट एक्टिविटी है वो बता देगी कि आप इंटरनेट पे थे, कॉल पे थे कि नहीं थे, आप बताएंगे। बाकी जब हमारे मोबाइल फ़ोन्स के रिकवरी टूल्स हैं, डाटा रिकवरी टूल्स हैं, हर मोबाइल का अलग अलग है, अगर आपने उसको डिलीट भी कर दिया तो भी वो रिकवर हो जाएगा। आपकी किससे आप तमाम बहुत बड़े बड़े केसेस हैं जिसमें व्हाट्सएप पर आपने क्या क्या बात की थी, दो यू हैव डिलीटेड इट, लेकिन वो डाटा रिकवरी टूल से सब वो व्हाट्सएप डेटा मिल सकता है, कॉल्स मिल सकती हैं, सब मिल सकता है, नॉर्मल मैसेजेस मोबाइल से मिल सकता है, इंटरसेप्ट नहीं होगा ये। ठीक है, डिलीटेड फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सब कुछ। अच्छा, एक चीज जो हमेशा इस पूरी बुक को पढ़ते हुए मुझे ये लगा कि श्री प्रकाश शुक्ला जितना बड़ा होता गया आज के समय में या उसके समय के बाद, क्या कोई और गैंगस्टर था जो इतना बड़ा हुआ या जिसका इतना दबदबा रहा यूपी बिहार स्पेशली उन एरियाओं? नहीं हुआ। मैंने बताया ना कि उस समय बस टेलीफोन आए थे, और ये टेलीफोन की रिकॉर्डिंग ये सब उसी ऑपरेशन के बीच में शुरू हुई हम लोगों की, और उसके बाद फिर तो ये ऐसा हो गया कि अब तो इतना लंबा कोई चल भी नहीं सकता। आपको लगता है लॉरेंस बिश्नोई उस कैटेगरी में, क्योंकि मगर वो दूर है, उसका ऑपरेट करने का तरीका अलग है, मगर जिन लोगों को वो टारगेट कर रहा है, बाबा सिद्दीकी को मार दिया, सलमान खान के घर पे गोलियां चलवा दी। देखिए ऐसा है ना कि ये अब जेल में बंद है वो। श्री प्रकाश तो कभी जेल नहीं गया, शुरुआत में कभी गया हो तो उसके बाद तो कभी नहीं, वो जो करता था खुद करता था, इसीलिए उसका इतना, वो जेल में बंद है, पिछले 10 सालों से बंद है। कहते हैं कि उसने कभी बेल के लिए अप्लाई भी नहीं किया, लेकिन जेल से वो कोई ना कोई साधन तो है जिससे वो लोगों से कम्युनिकेशन में है, तो अगर वो साधन उसके पास है तो वो कम्युनिकेट करेगा और बड़ा भी होता जाएगा इस तरह से। अच्छा, ये बातें हम लोगों ने कई बार सीरीज में देखी हैं, लोगों से सुनी भी हुई हैं कि जेल में सब कुछ मिल जाता है, पैसे वालों के लिए सब चीजें बराबर। देखिए मैनुअल तो ये कहता है कि ये सब आप वहाँ अवेल नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हो तो रहा ही है। अब जैसे अतीक ने एक आदमी को देवरिया जेल बुलवाया, उसको पहले वीडियो कॉल की, फिर उसके बाद बुलवाया और जेल में उसे पिटवाया और फिर पैसे वसूले, फिर उसका मुकदमा लिखा गया। तो कैसे पॉसिबल है? बात तो आप भी समझ रहे हैं, बात हम भी समझ रहे हैं। और फिर उसके बाद जब उसे जेलों में रख के और रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैवी किए गए तो फिर सज़ा होने लगी। यही मुख्तार के साथ हुआ। जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस की, भाई आप बाहर का कोई खाने का सामान नहीं आएगा, भाई मुख्तार के लिए तो ये भी कहा कि वो मछली खाने का शौकीन था, जिस जेल में रहता था वहाँ तालाब खुदवा के मछली पालता था। ये कहाँ लिखा है जेल मैनुअल में? नहीं कर सकते आप। जो जेल में सबके लिए खाना बना है सिर्फ वही खाना खाएंगे। चार्ल्स सोबराज के लिए कहा जाता है। चार्ल्स सोबराज ने ये कि पार्टीज दी बड़े बड़े, उसी एक पार्टी में तो वो भाग भी गया था तिहाड़ से 5 लोग ऐसी पार्टी करके ही वो भागा था वहाँ से। तो ये सब तो संभव नहीं है ना आज की तारीख में। अगर कोई लीगली कर रहा है तो कर रहा है, लेकिन जेल मैनुअल में इसका कोई वो नहीं है। अब जेल में अगर किसी को फ़ोन उपलब्ध है तो ये तो आप समझ ही सकते हैं कि जेल अथॉरिटीज़ की वजह से हो गया, जेल वालों की वजह से होगा। अच्छा, आपने जब ये बुक लिखी और इसमें जो भी नाम आपने मेंशन किए हुए हैं, आपने खुल के सभी के नाम लिखे हैं, चाहे वो आज के नेता रहे हैं, चाहे वो अच्छे पदों पर हैं, चाहे कुछ भी काम कर रहे हैं, वो नेता नगरी में रहे हैं, व्यापारी रहे हैं, आपने खुल के सबके नाम लिखे। आपके पास उसके बाद किसी के फोन आए कि भाई साहब ऐसे क्यों लिख दिया, कम लिख देते, थोड़ा आसानी से लिख देते? देखिए ऐसा है ना, अगर हम इसमें नाम को छिपाते, जगह को छिपाते, डेट को छिपाते, ये लिखते कि एक बड़े व्यापारी थे या एक बड़े नेता थे, तो मैं सही बताऊं किताब की आत्मा मर जाती है। लोग पढ़ भी इसको इसीलिए रहे हैं क्योंकि इसमें सब कुछ है। और कोई ऐसा नहीं कि किताब से पहले 3 साल पहले मैंने अपना जो मैं किस्सा गोई का प्रोग्राम करता हूँ ये सब चीज़ें बताई, लेकिन यूट्यूब तो पब्लिक प्लेटफॉर्म है ना, उसमें तो आप स्वतंत्र हैं, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, साहब इसके फैक्ट्स कहाँ थे, आपने क्यों इसको लिख दिया, क्यों बोल दिया आपने इसको। आपको मुझे आज तक किसी ने वो न तो मैंने कभी डिलीट किया है, वो आज भी वैसे ही पड़े हुए हैं, आज भी वैसे ही सारे कमेंट्स पड़े हुए हैं। तब भी किसी ने नहीं कहा। ये जब मैंने किताब लिखी तब भी किसी ने नहीं कहा, किसी ने कहा। देखिए कहीं ना कहीं वो ये बात जानते हैं कि ये
जो लिख रहा है, चूँकि परसों किया था, लोग जानते थे कि एसटीएफ बनी, उसमें कौन कौन लोग थे, किसने क्या किया है, ये पब्लिक डोमेन में है। और मेरे लिए बुक पढ़ना और भी इंटरेस्टिंग था क्योंकि वही कुछ साल थे जब मैं बड़ी हो रही थी लखनऊ में। आपने 98 के आसपास का लिखा है, 94 मेरा बर्थ ईयर है जी। तो मैं यही सोच रही थी कि अच्छा मुझे सिंपल बढ़ रही है। हाँ। उस समय बैकग्राउंड में ये सब चल रहा था। तो उस समय आप जिस भी स्कूल में पढ़ रही होंगी, एक चीज़ का मैंने इसमें जिक्र किया है। हाँ। ये छोटे बच्चों के स्कूल के बाहर सवेरे, जैसे ये स्टेडियम जाता था, दौड़ता था, छोटे बच्चों के स्कूल के बाहर खड़ा होता था। एक उसका भी कंसेप्ट इसमें बहुत हंसी थी ये पढ़ के। हाँ। मैं मम्मी पापा के साथ ही बैठ के पढ़ रही थी। वो ये कहता था कि साहब, जो शादीशुदा महिला है जो अपने पहले बच्चे को लेके यहाँ आती है, तो अब तो वो शादीशुदा हो गई, बेटे को लेके आ रही है उस क्रैच में या वहाँ पर, फिर जा रही है, फिर वो इतना सज के क्यों आती है। उसका ये मानना था कि ये सॉफ्ट टारगेट्स हैं, और यही किया भी उसने। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं उसके आदतों की जो इसमें लिखना उचित नहीं था, लेकिन इस तरह की महिलाओं को देखना, बात करने की कोशिश करना, उनसे मिलने की कोशिश करना, और जब ये पता लगा हम लोगों को, तो हम लोगों ने बच्चों के स्कूलों के बाहर सादे में ड्यूटियां लगानी शुरू की। मैंने एक स्कूल का भी जिक्र किया है इसमें कि प्रिंसिपल से हाँ, कि वो गई, अच्छा वो प्रिंसिपल तो खैर प्रिंसिपल है, वो उसका भी कहना सही था। वो कहती पहले आप मुझे पर्पस बताइए। अच्छा, हम पर्पस अगर बता देते कि वो किसी बच्चे की किडनैपिंग करेगी, तो इतना उसकी दहशत थी कि लखनऊ के सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना बंद कर देते। हमारी मजबूरी थी, हम मैडम को बता नहीं सकते थे, और मैडम थी कि जब तक आप बताएंगे नहीं, हम अपने कैंपस के भीतर आपको घुसने नहीं देंगे। फिर मुझे अरुण कुमार साहब से कहना पड़ा, उन्होंने देन एसएसपी लखनऊ को कहा, वो सर्किल ऑफिसर गया कि साहब हम जिम्मेदारी लेते हैं, ये किसी बहुत ज़रूरी काम है। तो वो बार बार यही कहे कि ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है कि आप लड़कियों के स्कूल में भीतर बैठे हुए हैं। अच्छा, हम लोग वायरलेस सेट लिए हुए थे, पिस्टल लिए हुए थे अपनी, कि अगर मिल ही गया तो क्या करेंगे उसका। तो लेकिन वो बड़ा ख़राब, जो जहाँ जहाँ था सब ने यही फेस किया, खासकर लड़कियों के स्कूल में। और छोटे बच्चों के स्कूल में हम लोग जाते थे कि या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये तय नहीं था कि सिर्फ वो औरतें ही देखने, जो हाल की शादीशुदा औरतें उन्हीं को देखनी, तो बाद में पता लगा हम लोगों को ये था कि किसी बड़े बिजनेसमैन के लड़के को उठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उस समय के सबसे बड़े बिल्डर को उसने उठाया था, मूल राज अरोरा को। मैंने बहुत डिटेल में लिखा है। तो ये लगता था कि अगर इतना हम लोग अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं, ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, अगर किसी बड़े उद्योगपति का बच्चा उठ गया तो आफत हो जाएगी यहाँ पर। तो हम लोग उस चक्कर में थे। अब मैडम को हम बता नहीं सकते थे, तो मैंने उनका बहुत डिटेल में लिखा है, नाम भी लिखा है। पता नहीं ईश्वर करें वो हों अभी इस दुनिया में, लेकिन हमें लगता नहीं है, 25-30 साल हो गए हैं। अच्छा, अगर कभी इस बुक के ऊपर कोई वेब सीरीज बनती है या फिल्म बनती है, तो आपके हिसाब से कौन सा बॉलीवुड एक्टर है जो श्री प्रकाश शुक्ला को प्ले कर सकता है? नहीं, मुझे इसका बिल्कुल, मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ। बच्चे कभी बहुत जिद करते हैं तो देखी होगी, बहुत कम देखता हूँ, मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि और इस पे OTT पे या कहीं फिल्म बने। देखिए, मैंने दोनों चीज़ें लिखी हैं। वो जब पुराना समय था, मैं बड़ा भाग्यशाली जनरेशन का हूँ कि जो पहले था, कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट के पहले था, जब केवल मुखबिरों पे बेस्ड पुलिसिंग होती थी, हाथ से सब चीज़ें लिखी जाती थी। तो वो भी ज़माना मैंने देखा है। और उसके बाद फिर STF में करीब मैं 5 साल रहा, ATS में करीब 4 साल रहा, 9 साल मैंने अपनी सर्विस के इन्हीं दोनों प्रीमियर एजेंसीज़ में बिताए। तो उसके बाद फिर ये ज़माना भी मैंने देखा। और अभी जब मैं इनफैक्ट ट्रांजिशन का फेस पूरा आप ही लोगों के समय में हुआ। बिल्कुल धुर समय देखा जब मैंने शुरुआत किया था, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का, इक्विपमेंट्स का एडवांसमेंट का धुर समय देखा जब मैं रिटायर हुआ, और ट्रांजिशन का पूरा पीरियड 10 साल का वो भी देखा। तो अब जो नए लोग सर्विस में अभी आ रहे होंगे, किसी भी रैंक में आ रहे होंगे, उनको पुरानी चीज़ों का एहसास नहीं होगा। तो ये पूरा जो ऑपरेशन हुआ था वो पुराने बेस पे शुरू होके, और इलेक्ट्रॉनिक जो कम्युनिकेशन की डिवाइसेस हैं या हमने जो पैरेलल पे लिसनिंग की, उससे ये हम कर पाए।
तो ये ज़रूर लोगों के बीच जाना चाहिए कि पहले की पुलिसिंग कैसी थी, ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए क्या दिक्कत होती थी पुलिस को, और अब वो क्यों इतनी आसान हो गई है। तो बनेगा तो बहुत अच्छा है, बने, अब वो कौन इसको करेगा मैं कह नहीं सकता इसके बारे में। आपकी आगे कोई बुक आने वाली है? हाँ, बुक आने वाली है मेरी, बताएंगे उसके मैंने बारे में? अभी लिखना शुरू किया है, करीब आधा लिखा है। वो अंडरवर्ल्ड पे है। अंडरवर्ल्ड का वो हिस्सा जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। जैसे अबू सलीम यहाँ का रहने वाला है, मैं आजमगढ़ में बहुत लंबे समय तक सीओ सिटी रहा, और उसी समय में रहा जिस समय मुंबई में बहुत हलचल थी। 93 के ब्लास्ट हो चुके थे, अंडरवर्ल्ड हिंदू मुस्लिम लाइन पे डिवाइड हो चुका था, दोनों एक दूसरे को मार रहे थे, एक दूसरे के शूटर्स को, और 95 से 2000 के बीच में पुलिस ने भी इनके भी गैंगस्टर को, उनके भी गैंगस्टर को, दोनों को मारा। बिल्कुल ऑलमोस्ट अंडरवर्ल्ड को गैंगस्टर विहीन कर दिया था उस समय। तो वो किस वजह से हुआ था, कैसा डेवलपमेंट था, क्यों कम्युनल लाइन पे वो डिवाइड हो गए, किस तरह के क्राइम उसके बाद शुरू हुए, शूटर्स कहाँ गए, बाद के जो, अब जैसे शुरुआत में सबसे बड़ी वहाँ पर कम्युनल लाइन पे जो हत्या हुई थी वो गुलशन कुमार की हुई थी। 97 में इनकी बात होगी, 95-97 की बात होगी। फिर उसके बाद इन लोगों ने मिलके उनके आदमियों को मारना शुरू किया, दाऊद के। फिर दाऊद के लोगों ने छोटा राजन को बैंकॉक में मारने की कोशिश की। तो ये जो अंडरवर्ल्ड का पूरा किस्सा है और पब्लिक इसमें कैसे पिस रही है, चाहे ये हो चाहे वो हो, उस पर फैक्ट्स पर एक किताब लिख रहे हैं। अंडरवर्ल्ड के बारे में तो वहाँ के लोग जानते हैं, मुंबई के, लेकिन उनसे यहाँ यूपी, एमपी और बिहार में जब हम एसटीएफ और एटीएस में थे, वो किन किन सिलसिले में यहाँ आते थे, किस तरह का क्राइम हुआ था, तो काफ़ी जानकारी वहाँ से मिली। तो उसी को इकट्ठा करके एक किताब लिख रहे हैं ताकि लोगों को का थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो कि अब कैसे फंक्शन कर रहा है अंडरवर्ल्ड। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। बाकी जो बुक जिन लोगों ने नहीं पढ़ी, आप बुक पढ़ लीजिएगा, मज़ेदार लगेगी आपको, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो ना, वो आपके दिमाग में एकदम सीन बनता जाएगा, क्योंकि इतने डिटेल में वो बुक लिखी गई है। तो थैंक यू सो मच ये सारी बातें करने के लिए। वर्चस्व को पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा, आपको समझ में आएगा कि जैसे आप मूवी देखते हैं कैसे पुलिस चोरों के पीछे भागती है, क्या कुछ किया जाता है। आजकल तो तब भी इजी है कि सीसीटीवी है, कॉल रिकॉर्ड्स निकाल लिए, आपको पता चल जाता है, पिन पॉइंट लोकेशंस पता रहती हैं। लेकिन इस बुक में पता चलेगा कि जिस वक्त फ़ोन नया नया आया था, उस समय उस फ़ोन के बलबूते कैसे लोकेशन पता की जा रही थी, कैसे पुलिस ट्रैक कर रही थी कि कहाँ होगा, इस पीसीओ से कॉल गया है, उस फ़ोन से कॉल गया है। तो ये सब पढ़ना और समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू ये बुक लिखने के लिए और हम लोगों को बताने के लिए। बहुत धन्यवाद। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप भी हमें कमेंट्स में बताइएगा। श्रीप्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो उनको भी आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाइएगा, और हाइप बाय निहारिका को जाकर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।